हर सुबह जिल की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी होती थी। सुबह ठीक 7 बजे उठना, 8:30 तक नहा धोकर ब्रेकफास्ट तैयार करना और उसके बाद डैड को ऑफिस के लिए उठाना। आज उसने जो सूप बनाया था उसे पहले खुद चखा, टेस्ट चेक किया, ये कंफर्म किया कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, और फिर अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ी। हीरोइन ने अपने डैड को जोर से आवाज दी कि ब्रेकफास्ट तैयार है, अब उठ जाइए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जिल ने डैड के कमरे में झांक कर फिर से बुलाया, पर लग रहा था कि वो इतनी गहरी नींद में है कि आवाज सुन ही नहीं पा रहे। वो धीरे धीरे बेड के पास गई और उनके शोल्डर को हल्के से छुआ ताकि अचानक डर न जाए, लेकिन फिर भी डैड नहीं उठे। अब जिल थोड़ा परेशान हो गई। उसने उन्हें हिलाना शुरू किया क्योंकि अगर अभी नहीं उठे तो वो काम पर लेट हो सकते थे, लेकिन जवाब में बस एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मुंह कर रहा हो। अगले ही पल जिल ने पूरे कमरे में इतनी जोर से चीख मारी कि शायद अकेला पड़ोसी भी सोचने लगा होगा कि अब वो भी डैड बन गया है। जून ने घबराकर आंखें खोल दी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अचानक ऐसी डरावनी चीख सुनकर वो हड़बड़ाकर बैठ गया, पसीना माथे पर आ गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसे जिल दिखाई दी। जिल सामने खड़ी चीख रही थी, बस उसे जगाने के लिए। और उसी पल जून को याद आया कि पिछले 2 महीनों से उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पर एक बेटी है। जैसे ही जून पूरी तरह जागा, जिल ने चीखना बंद किया, मुस्कुराई और बोली कि ब्रेकफास्ट तैयार है और अब उठने का सही टाइम हो चुका है। करीब 10 साल पहले धरती पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई थी, जिन्हें लोग फॉल्ट्स कहने लगे। इन फॉल्ट्स ने दुनिया की शांति और बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ दिया। शुरू में लोग सिर्फ दरारें देखते थे, लेकिन बाद में जो उनसे बाहर निकला उसने सबको डरा दिया। इन दरारों से बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स निकलने लगे और आम इंसानों के लिए उनसे लड़ना नामुमकिन था। उसी समय कुछ लोगों में अजीब एबिलिटीज जाग गई, बिना जेंडर या एज की परवाह की। ये लोग हंटर्स कहलाने लगे, जो अपनी एबिलिटीज को कंप्यूटर गेम की तरह ट्रैक कर सकते थे। हंटर्स ने सिटीज की रक्षा की, फॉल्ट्स को कंट्रोल किया और मॉन्स्टर्स का सफाया करना शुरू किया। लेकिन जून के पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसने पढ़ाई जारी रखी और एक नॉर्मल जॉब की तलाश की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे फॉल्ट डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट की नौकरी मिली और वो डिपार्टमेंट का सबसे जूनियर मेंबर बना। टैलेंट की कमी उसके काम पर साफ दिखती थी। वो रिपोर्ट्स भूल जाता, लेट हो जाता और अक्सर स्कोल्ड भी होता। लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद आखिरकार उसे अपना पहला फील्ड असाइनमेंट मिला। जून बहुत एक्साइटेड था। पहली बार उसे किसी फॉल्ट को इन्वेस्टिगेट करने जाना था, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। मिशन पर जाते समय उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तेज रोशनी, जोरदार टक्कर, दर्द की उम्मीद, लेकिन दर्द आया ही नहीं। जब उसने आंखें खोली तो वो समझ नहीं पाया कि वो कहाँ है। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि वो मुरिम नाम की दुनिया में है। ये वो दुनिया थी जहाँ जून अनगिनत बार मरा, असहनीय दर्द और सफरिंग झेली और हर बार मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया। मुरिम पहुंचते ही उसे एक एबिलिटी मिली, एक पॉकेट वॉच। जब भी वो मरता, ये घड़ी उसे एक दिन पीछे भेज देती, जिससे वो पूरा सिनेरियो फिर से जी सकता था। जून बार बार टाइम रिवाइंड करता रहा, गलतियों से सीखता रहा और धीरे धीरे और भी मजबूत होता गया। इतनी बार मर मर कर वापस आया कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो पहले कौन था या उसका असली मकसद क्या था। हर रिवाइंड के साथ वो और रूथलेस और पावरफुल बनता गया। आखिरकार वो उस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बन गया। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मुरिम के लोग उसे कॉनमा कहने लगे, हेवनली डेविल। लेकिन जून के मन में सिर्फ एक सवाल था, वापस कैसे जाए। जब वो सबसे मजबूत बन गया तो रिवॉर्ड के तौर पर उसे अचानक उसी रियलिटी में वापस भेज दिया गया जहां से वो कभी गिरा था। जून की आंख अस्पताल में खुली, लेकिन उसे अजीब सा अच्छा महसूस हो रहा था। उसने आराम से उठकर कपड़े पहने और ऐसे बाहर चला गया जैसे घर से उठा हो। डॉक्टर्स हैरान थे। कल ही वो ट्रक एक्सीडेंट में था, 5 घंटे की सर्जरी हुई थी और आज ये आदमी खुद चल रहा है। जून समझ गया कि उसने दूसरी दुनिया में बहुत लंबा समय बिताया है। उसे अपनी असली दुनिया की आदतें याद ही नहीं रही। उसे एक लंबा एडेप्टेशन फेज झेलना पड़ेगा। उसने अपना स्टेटस विंडो देखा, सारी स्टैट्स मैक्सिमम थी। वो इस दुनिया का बेस्ट हंटर बन चुका था। अब उसे अपनी पुरानी जॉब की जरूरत नहीं थी। मुरिम की यादें उसे डराती थी। उसके हाथों पर खून की नदियां बह चुकी थी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसे ये भी याद नहीं था कि वो कितनी बार मर चुका है और उसी पल उसने तय किया, अब वो नॉर्मल रहना चाहता, जॉब करना चाहता, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता। डिसीजन लेने के बाद जून मेयर्स ऑफिस पहुंचा। सही फ्लोर, सही रूम और अंदर जाकर ग्रीटिंग। डिपार्टमेंट के सारे लोग अचानक फ्रीज हो गए। ग्रेग ने सबसे पहले पूछा, आर यू ओके? जून ने शांत आवाज में जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। ग्रेग ने नोटिस किया कि जून अब अलग तरह से बोल रहा है, कॉन्फिडेंट, स्टेबल। उसका शरीर भी पहले से मजबूत लग रहा था। पहले वो फ्रेजाइल दिखता था, अब नहीं। ग्रेग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रियलाइज किया कि उसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ गई है। जून ने कामली सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसके अंदर सब कुछ बदल चुका है। जून ने सबको रियश्योर किया कि भले ही उसका अपीयरेंस बदल गया हो, लेकिन वो अब भी वही जून है जो पहले डिपार्टमेंट में उनके साथ काम करता था। इसके बाद उसने साफ साफ बताया कि एक्सीडेंट के बाद वो शॉक में था और उसे मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, इसलिए वो ये कंफर्म करना चाहता है कि उसका वर्क प्लेस एक्जैक्टली कहां है। लेकिन ग्रेग को उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा डाउट होने लगा। उसे लगने लगा कि जून की हर बात उसे सस्पिशियस बनाने के लिए काफी है। वही ओलिविया जो अब तक बस उसे देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, पूरी तरह श्योर थी कि ये वही जून है, बस पहले से ज्यादा हैंडसम। बॉस को ना तो जून की बातें कन्विंसिंग लगी, नहीं ओलिविया की सर्टेनिटी। उसने फैसला किया कि अब प्रूफ चाहिए। उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर मंगवाया। मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ चुका था। जून ने अपना थंब स्कैनर पर रखा और प्रेस किया। पूरा डिपार्टमेंट एकदम साइलेंट हो गया। 1 मिनट भी नहीं बीती थी कि स्कैनर ने कंफर्म कर दिया, आइडेंटिटी कंफर्म, जून कर्मचारी ऑन ऑफ द फॉल्ट डिपार्टमेंट। ग्रेग चिल्ला उठा कि उसे एक और टेस्ट चाहिए। उसने जून का हाथ पकड़ा और फिर से स्कैनर पर उंगली रखी। रिजल्ट वही आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार टेस्ट हुआ। स्कैनर बार बार एक ही बात दोहरा रहा था और आखिर में पूरा डिपार्टमेंट थक गया उस आवाज को सुन सुनकर। ग्रेग फिर भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि कोई इंसान सिर्फ 24 घंटे में इतना कैसे बदल सकता है। लेकिन ओलिविया की नजर जून से हट ही नहीं रही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि हाइट, बॉडी टाइप और वॉइस सब कुछ कैसे बदल सकता है। लेकिन उसे न्यू जून बहुत पसंद आ रहा था। जून का सिर अब दर्द करने लगा था। हर कोई बस उसी की चेंज पर डिस्कशन कर रहा था। उसने फिर पूछा कि उसका सीट कहाँ है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर बॉस ने फैसला किया कि उसे घर भेज देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली रेस्ट कर सके। जून ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बॉस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बस यही कहा कि वो अब भी सिक लीव पर है और कल से ही काम पर आ सकता है। ग्रेग ने उसके शोल्डर्स पकड़े और बोला कि वो उसे एग्जिट तक छोड़ देगा, लेकिन जून ने मना कर दिया। वो खुद जा सकता था। जून घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन ये भी आसान नहीं था। उसे यहाँ आए काफी टाइम हो चुका था। कई घंटे लगे उसे अपना घर ढूंढने में। लिफ्ट का ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो किस फ्लोर पर रहता है, लेकिन उसे अपने फ्रंट डोर की शेप याद थी। डोर मिल गया, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई। कोड। वो एक के बाद एक कोड ट्राई करता रहा। उम्मीद थी कि शायद मसल मेमोरी काम कर जाए, लेकिन हर अटेम्प्ट फेल। उसे रुककर सोचना पड़ा। ये कोड उसे फेमिलियर होना चाहिए था। वो इसे न जाने कितनी बार डाल चुका होगा। एक और फेल्ड अटेम्प्ट और तभी डोर के पीछे से किसी महिला की आवाज
आवाज आई। जून रुक गया, उसने ध्यान से सुना। शायद एक्सीडेंट के बाद उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हो, लेकिन तभी लॉक की आवाज आई, डोर खुल गया। उसके सामने एक यंग गर्ल खड़ी थी। उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन किसी वजह से वो उसे अंकल कह रही थी। जून पूरी तरह फ्रीज हो गया, वो शॉक में था। उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला, तुम कौन हो? वो अंदर गया, ना जाने क्या एक्सपेक्ट करते हुए। जून और वो लड़की टेबल के ऑपोजिट बैठे थे। ऊपर से वो काम दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने मग से एक एसआई ली और फिर वही कहानी दोहराने लगा जो अभी अभी उसने सुनी थी। उसका नाम जिल था, वो उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड की डॉटर थी। जून ने गहरी सांस ली और वही बात धीरे धीरे रिपीट की, खुद को समझाने की कोशिश करते हुए। जिल खुश होकर सिर हिलाने लगी। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। जून ने इवेंट्स को जोड़ना शुरू किया। उसके भाई की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। जिल के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और जून ने उसे अपने साथ रखने के लिए अग्री किया था। इसीलिए उसे अपार्टमेंट का कोड पता था और इसी वजह से वो आज यहाँ आई थी। ये सुनते ही जिल की स्माइल और चौड़ी हो गई। जून ने फिर पूछा, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं? इस सवाल पर जिल कंफ्यूज हो गई। फिर उसने कहा कि आज उनकी पहली मीटिंग है। जून सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने पूछा कि क्या जिल के और रिलेटिव्स हैं? जिल थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि उसकी माँ ऑर्फन थी, उसके पास कोई और नहीं है। जून का ध्यान अचानक टेबल पर रखी प्लेट पर गया। उसने पूछा कि ये क्या है? जिल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो एक्साइटेड होकर बताने लगी कि ये अमोरस ऑमलेट और राइस है। उसने जून के लिए बनाया था, काम के बाद खाने के लिए। लेकिन अचानक जून ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकता। ये सुनते ही जिल भड़क गई। वो उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। उसने कहा कि उसने प्रॉमिस किया था। उसने अपना फोन निकाला, चैट्स खोली और जून को दिखाया। सब प्रूफ वहां मौजूद था। अब जून को सच बताना पड़ा। उसने कहा कि वो कल तक हॉस्पिटल में था, एक्सीडेंट हुआ था, आज ही डिस्चार्ज हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी मेमोरी चली गई है। उसे ना अपना भाई याद है, ना वो लड़की जिससे उसने प्रॉमिस किया था। वो नहीं जानता था कि जिल के आर यू ओके का जवाब कैसे दे। उसका शरीर पूरी तरह ठीक है, लेकिन मेमोरी बहुत बुरी तरह फेल कर रही है। उसने साफ कहा कि अभी उसके लिए किसी की केयर लेना मुश्किल होगा, उसे खुद अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। जिल एकदम चुप हो गई। वो सोचने लगी कि सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। अचानक वो चिल्लाई, लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जून को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। उसने पूछा कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? जिल ने सीधे कहा, आप मेरे फादर बन जाइए जब तक मैं स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाती। उसी पल जून को रिग्रेट हुआ कि उसने सवाल पूछा। ये प्रपोजल पागलपन था, लेकिन जिल रुकी नहीं। वो उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कन्विंस करने लगी। उसने कहा कि जून को मेमोरी लॉस है, अडेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन वो उसकी मदद कर सकती है। क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग सब कुछ वो संभालेगी और बदले में जून उसे अपने साथ रहने देगा जब तक वो स्कूल कंप्लीट नहीं कर। कम से कम 6 महीने बाकी थे जब तक वो डॉर्म में शिफ्ट करती। जून ने इस बात पर अच्छे से सोचा, क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छी थी। वो बहुत लंबा समय मिडिल एजेस में एक बिल्कुल अलग दुनिया में रह चुका था। मॉडर्न वर्ल्ड में खुद को अडेप्ट करने के लिए उसे वक्त चाहिए था। वो जिल से जो चीजें नहीं जानता था उनके बारे में पूछ सकता था, हेल्प ले सकता था और ये सब दोनों के लिए फायदेमंद था। जून ने अपना ब्रीफ केस खोला, उसमें से पेपर और पेन निकाले और जिल से कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए रेडी है। ये सुनते ही जिल शॉक में आ गई। उसे लगा था कि उसका प्लान फेल हो गया है, लेकिन अब उसे खुद अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जून चुपचाप टेबल पर बैठ गया और कुछ लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त कोई $multi-million डील फाइनल हो रही हो। जून ने उसे एक पेपर दिया। उस पेपर में वो सारे रूल्स लिखे थे जिनके साथ अब दोनों को रहना था। उसने जिल से कहा कि अगर कुछ अनक्लियर लगे या कुछ करेक्शन चाहिए तो वो बता दे। कॉन्ट्रैक्ट में डेडलाइंस लिखी थी, रिसीप्ट्स देने की रिस्पांसिबिलिटी थी, एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब और सारे हाउस होल्ड ड्यूटीज भी। जून ने एक बार फिर पूछा कि क्या कोई ऐसी बात है जो जिल को समझ नहीं आई या जिससे वो अग्री नहीं करती। जिल ने जवाब दिया कि उसे सब कुछ ठीक लग रहा है और वो सेटिस्फाइड है। अब कॉन्ट्रैक्ट लागू होने के लिए बस एक आखिरी स्टेप बाकी था। जून ने अपना पेन, जिल था कि वो अभी रो देगी, लेकिन ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहती। वो पेपर्स पर झुकी, साइन किया और कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी और उसी पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सब कुछ डिसाइड हो चुका था। फिर जिल ने हिम्मत करके पूछा कि क्या वो जून को फादर कह सकती है। जून ने हाँ कह दी। इसके बाद वो अपने रूम की तरफ चला गया। पीछे से जिल ने आवाज दी कि वो उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाए। जून ने इस बात पर भी अग्री कर लिया। जिल ने कॉन्ट्रैक्ट को सीने से लगा लिया और राहत की सांस ली। उसे हैरानी हो रही थी कि वो इतनी जल्दी इस सब का आदी हो गया। तभी उसे याद आया कि वो कुछ भूल गई है। वो तुरंत उसके पीछे चल पड़ी। रूम में झांकने से पहले ही वो बोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी वो वहीं रुक गई। उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग बम्प्ड अप नंगा शरीर था। जिल की सांस अटक गई। वो चाहकर भी नजर नहीं हटा पाई, भले ही वो उसका फादर था, इतना अट्रैक्टिव फादर, और वो भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। वो तभी मुड़ी जब जून ने जल्दी से टी शर्ट पहन ली और उसकी तरफ देखने लगा। जून को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उसने बात जारी रखी और पूछा कि उसे और क्या चाहिए। जिल के चेहरे पर पसीना आ गया। वो घबराकर बताने लगी कि फ्रिज में खाना खत्म हो गया है और उसे स्टोर जाना पड़ेगा। जून 1 ने सार्कास्टिक तरीके से पूछा कि क्या ये सच है, लेकिन असल में वो ऑलरेडी अपना वॉलेट निकाल चुका था। उसने अपना कार्ड निकाला, जिल को दिया और कहा कि अब वो उसी से पेमेंट करेगी। जिल ने उसकी तरफ देखा, कार्ड लिया और शॉक्ड रह गई। क्या वो इतनी जल्दी उस पर ट्रस्ट कर सकता है? जिल को इतनी जल्दी रिस्पांसिबिलिटी लेने में डर लग रहा था। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। जून ने अपनी मेमोरी खो दी थी। अगर वो लोकल स्टोर जाएगा तो शायद कुछ याद आ जाए। फेमिलियर जगह उसकी मेमोरी ट्रिगर कर सकती थी। ये आइडिया काफी सही लग रहा था। जून ने भी अग्री कर लिया और उसके साथ चल पड़ा। स्टोर पास वाली स्ट्रीट पर ही था। दोनों जल्दी वहां पहुंच गए, लेकिन इस बार भी जून को कुछ याद नहीं आया। वे वेजिटेबल स्टैंड पर रुके। जिल ने उससे कहा कि अभी कुछ टाइम तक वो इन्हीं सब्जियों से खाना बनाते, लेकिन जून का ध्यान बार बार मीट डिस्काउंट वाले एडवर्टाइजमेंट पर जा रहा था। वो बस वही रिपीट कर रहा था। आखिरकार उसने अग्री कर लिया। उसने जिल को थैंक्स कहा और बोला कि उसे ये ठीक लगा। जिल फिर से खुश हो गई कि उसने उसकी बात मान ली। तभी अचानक एक अजीब आवाज आई। हवा में टेंशन फैल गई। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। जून ने कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या हो रहा है। जिल के चेहरे से साफ था कि वो सब समझ चुकी है। उसी पल हवा में एक पोर्टल खुल गया। लोग पैनिक में भागने लगे। जिल ने तुरंत अपनी बैग से गन निकाली। वो रेडी थी जो भी बाहर आने वाला है उससे लड़ने के लिए। ये एक रिफ्ट था। उसे नहीं पता था कि किस तरह का मॉन्स्टर निकलेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसे जून को प्रोटेक्ट करना है। उसने जून से कहा कि वो छुप जाए। पोर्टल से एक ह्यूज ग्रीन क्रीचर निकला। उसके बड़े बड़े दांत थे। उसके मुंह से भयानक बदबू आ रही थी और अजीब सी आवाजें, ग्राउल और मुंह जैसी। स्टोर में मौजूद सारे लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। गॉब्लिन आ गया, मिल्क खरीदने गॉब्लिन आ गया। जून अपनी जगह जम्स आ गया। वो बस सब कुछ देख रहा था। उसे पता था क्या करना है, लेकिन आज उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। जिल ने किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया था। उसने गन उठाई और गॉब्लिन पर एम किया।
किया। ट्रिगर दबाते ही गन से लाइट बीम निकली। शॉट की ताकत से हल्की हवा चल पड़ी। बुलेट सीधे टारगेट तक पहुंची। जिल ने गॉब्लिन को सीधे चेस्ट में मारा। गॉब्लिन ने नीचे देखा, अजीब सी आवाज निकाली और अपने शरीर में एक बड़ा होल देखा। वो वहीं जमीन पर गिर गया। अब उसे ग्रोसरीज की जरूरत नहीं थी। स्टोर के लोग धीरे धीरे उसके पास आए। उन्हें समझ आ गया कि गॉब्लिन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सबने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से स्टोर में एक हंटर मौजूद था। जिल दीवार से टिक गई, तेज तेज सांस ले रही थी। गन अब भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर जून पर पड़ी, वो संभल गई। गन बैग में रखी और जून को डांटने लगी कि डेंजर में वो ऐसे खड़ा क्यों था। जून ने माफी मांगी और कहा कि आगे से सावधान रहेगा। यही सुनना जिल चाहती। वो शांत हो गई। पुलिस गॉब्लिन के पास पहुंच चुकी थी। वो अकेला था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। पुलिस जिल की तरफ आई क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या उन्होंने गॉब्लिन को मारा, लेकिन उसकी नजर जून पर थी। जून ने जल्दी से जिल को आगे कर दिया और कहा कि गॉब्लिन उसकी बेटी ने मारा है। ऑफिसर शॉक में था। लड़की सिर्फ 14 साल की। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेशनल रहते हुए उसने डिटेल्स मांगी, आईडी, फोन नंबर, पता और बैंक अकाउंट। गॉब्लिन को मारने का रिवॉर्ड था। और हाँ, ये यूट्यूब व्यूअर, सब्सक्राइब और लाइक करने का भी रिवॉर्ड है। जो ऐसा करेगा कल उसकी लाइफ में किस्मत चमकेगी। आप खुद शॉक हो जाएंगे। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस डे। गॉब्लिन और रिफ्ट डिस्ट्रॉय करने का यही प्राइस था। पुलिस ये रिवॉर्ड लोगों की सेफ्टी के लिए देती है। ऑफिसर ने कहा कि फादर बैंक अकाउंट दे सकता है। जून ने सोचा और फिर जिल से कहा कि वो अपना अकाउंट बताए। जिल शॉक्ड रह गई। जून ने कहा कि ये फेयर है क्योंकि गॉब्लिन उसने मारा। जिल खुशी से लाल हो गई और जल्दी जल्दी अकाउंट नंबर बता दिया। दोनों घर लौट आए। जिल डिनर बना रही थी कि अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी और शॉक हो गई। गॉब्लिन और रिफ्ट डिस्ट्रॉय करने पर उसे 1,50,000 मिले थे सोल पुलिस की तरफ से। जून ने मैसेज पढ़ लिया। सिर्फ एक गॉब्लिन के लिए इतनी बड़ी रकम। अगर इतना पैसा मिलता है तो फिर उसके साथ रहने का क्या मतलब था। यही सवाल उसके दिमाग में आया। उसकी नाइविटी उसे काफी प्यारी लगी। जिल ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उसने बताया कि आसमान में एक टाइम गैप खुला था और उसी से मॉन्स्टर बाहर आया। ये एक एक्सीडेंट था और कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि हर मॉन्स्टर इतनी आसानी से मारा जा सकेगा। इसके अलावा सिर्फ लाइसेंस्ड हंटर्स को ही रिफ्ट के अंदर जाने की अनुमति होती है और वो अभी एक ऑर्डिनरी पर्सन है। जून ने उसे बीच में ही रोक दिया और एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या वो लॉ ऑफ रीजन के बारे में जानती है। जिल के चेहरे पर एक सवालिया निशान आ गया। उसने पूछा कि ये लॉ क्या होता है। जून ने समझाया कि जिंदगी में जो भी होता है वो हमारे सबकॉन्शियस की रिएक्शन होती है उन चीजों पर जो हम खुद में भरने की कोशिश करते हैं। थॉट्स मटेरियल होती है और जो उसके साथ हुआ वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी डिजायर का रिजल्ट था। जिल समझ गई कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। उसने बताया कि वो मार्च में हंटर एकेडमी में एंटर करने का प्लान बना चुकी है। जिल ने अभी तक हंटर रिवाइवल प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उसे माना यूज करना आता था। उसके पास माना गन का टेम्पोरेरी परमिट भी था, इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। जून ने उसकी तारीफ की। उसने कहा कि हर कोई हंटर नहीं बन सकता। इसका मतलब था कि उसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। जिल मुस्कुरा दी। उसने कहा कि उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि एक दिन वो बहुत फेमस बनने वाली है। इतना ही नहीं, उसने खाने से भरी पूरी टेबल लगा दी थी। उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि वो सब कुछ खाए और कुछ भी छोड़े नहीं और उसे प्लेजेंट एपेटाइट विश किया। अपनी फ्यूचर प्लान्स पर बात करने के बाद जिल को एहसास हुआ कि उसे ये तक नहीं पता कि जून का काम क्या है। उसके दिमाग में जो सवाल आया वो तुरंत पूछ बैठी। डिनर करते हुए जून ने जवाब दिया कि वो मेयर ऑफिस में एक ऑर्डिनरी सिविल सर्वेंट है। जिल को राहत मिली। वो डर रही थी कि कहीं उसका काम डेंजरस ना हो। उसने उसे खाने की एक और प्लेट दी। बॉन एपेटी कहा और गुड नाइट विश की। इतने सारे इवेंट्स के बाद वो दिन आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन सुबह बहुत जल्दी आ गई। अब जून सिटी हॉल बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। वर्किंग डे शुरू होने में अभी लगभग 5 मिनट बाकी थे। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम रुक गया हो। पूरा डिपार्टमेंट बस यही देखने के लिए रुका था कि क्या वो आज काम पर आएगा। ऑफिस का दरवाजा खुला। जून अंदर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने नॉर्मल तरीके से हेलो कहा। उसकी आवाज सुनते ही सारे कोलीग्स उसी तरफ मुड़ गए। ग्रेग ने अपना सरप्राइज छुपाए बिना पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है और क्या वो काम कर पाएगा। लगता था कि कल वो यहाँ नहीं था और चेक्स फिर से शुरू हो गए। जून ने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया और सबको अश्योर किया कि वो ठीक है। डिपार्टमेंट हेड शांत रहने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी चेयर पर बैठा और जून से कहा कि अगर उसे कोई दिक्कत हो तो वो कभी भी उसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद उसने खाली पड़ी चेयर की तरफ इशारा किया और कल पूछे गए सवाल का आखिरकार जवाब दिया। वही जून की सीट थी। जब जून चेयर पर बैठा तो पास बैठे एक आदमी ने कहा कि अगर उसे कुछ याद ना आए तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। जून झिझक गया। उसे नहीं पता था कि ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है और ये उसकी मदद क्यों कर रहा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो आदमी सब समझ गया। उसने तुरंत कहा कि उसका नाम नेट है, वो उसका डायरेक्ट सुपीरियर है और ग्रेग उसे ऊपर चार्ज में है। जून ने नेट को धन्यवाद दिया, खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, हेल्प ऑफर करने के लिए और डिपार्टमेंट की सिचुएशन क्लियर करने के लिए। ग्रेग ने अपनी वॉच देखी और कहा कि वर्किंग डे शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। नेट ने जल्दी से कहा कि वो जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं वो एक बहुत वैल्यूएबल हंटर है, इसलिए उसे सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। इस पर ग्रेग ने सार्कास्टिक तरीके से पूछा कि क्या वो सच में इतना वैल्यूएबल है, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता था। हंटर अब भी नहीं आया था। तभी अचानक दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। भारी सांसों की आवाज के साथ सब पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक खूबसूरत रेड हेयर्ड लड़की खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा है कि वो घर जा रहा है और अब वो दोनों सिर्फ कल हंटर एकेडमी में मिलेंगे। केट उसके जवाब से संतुष्ट दिखती है। अगली सुबह दोनों हंटर एकेडमी जाते हैं, जो एक ऊंची सिल्वर बिल्डिंग थी जो शहर के हर कोने से दिखाई देती थी। इमारत के बाहर हंटर्स की भीड़ लगी हुई थी जो आज टेस्टिंग में हिस्सा लेने आए थे। केट दूसरी बार यहाँ आई थी। उसने यही हंटर एग्जाम दिया था, लेकिन उसके बाद कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। जून उसे हौसला देता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की थी और अब वो एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकती थी। अचानक भीड़ के बीच से कोई चिल्लाया कि गेल हॉल में आ गया है और तुरंत ही किसी और ने आवाज लगाई कि एमिली भी साथ है। दो बेहद रुतबे वाले हंटर्स अंदर दाखिल होते हैं और उनके सामने खड़ी भीड़ जैसे जमसी जाती है। वो हंटर लड़की एक मीठी सी मुस्कान के साथ रास्ता देने की परमिशन मांगती है, जबकि मेल हंटर बिल्कुल कम बोलने वाला था और आसपास खड़े लोगों को घूरता हुआ थोड़ा डरावना सा लग रहा था। जून उन्हें हैरानी से देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और सब इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब केट उसे बताती है कि ये इकरस गिल्ड के हंटर्स हैं जो पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स में से एक मानी जाती है। जून उन्हें फिर से देखता है और सोचता है कि दिखने में तो ये बस नॉर्मल हंटर्स ही लग रहे हैं जो अपनी फेम दिखा रहे हैं। वो कैजुअली बोल देता है कि इनमें कुछ खास नहीं है और अगर केट मेहनत करे तो एक साल में इनकी जगह पर खड़ी होगी उसके। ये कहते ही आसपास खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगती है और केट की आंखें डर से फैल जाती है। वो तुरंत अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है, शर्मा जाती है और उसे कहती है कि प्लीज ऐसा दोबारा मत बोलो। उधर गेल साफ तौर पर नर्वस दिख रहा था। उसे रूटीन हंटर चेक
चेक्स को बिजनेस की तरह हैंडल करना पड़ रहा था और चारों तरफ कैमरे होने की वजह से उसे अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस पर भी ध्यान रखना पड़ रहा था। एमिली उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और बोलती है कि ये मिशंस पर जाने और मॉन्स्टर्स के खून में गंदा होने से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऊपर से सुना है कि इस साल शायद कोई जीनियस भी सामने आए। गेल उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि हर साल वो यही फेरी टेल सुनता आया है और कभी सच नहीं हुआ। एमिली अचानक उछलती है और आगे की तरफ दौड़ पड़ती है। वो किसी और गिल्ड को अच्छा हंटर नहीं लेने देना चाहती थी। गेल भी धीरे धीरे उसके पीछे चलता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। गेट के पुराने जानने वाले भी सब कुछ देख रहे थे। माइकल अपनी ठुट्टी सहलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है कि बस अब उसके परफॉर्मेंस का इंतजार करना है। उसकी आंखों में आग सी चमक रही थी। वो उस इन्विटेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके साथी हाल की घटनाओं के बाद उस पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे और एहतियात के तौर पर उससे पूछते हैं कि एक्स्ट्रा पैंट्स साथ लाई है या नहीं। ऊपर कॉमन रूम में एक अच्छे दिखने वाला लड़का नीले सूट में आता है और अनाउंस करता है कि स्टेटिस्टिक्स की कैलकुलेशन अभी शुरू होने वाली है और हंटर्स को बारी बारी से अंदर आने को कहता है। जून गेट से कहता है कि अब आगे बढ़ो। वो इंतजार करते करते थक चुका था। हंटर्स लाइन में लग जाते हैं और इधर उधर से बातें सुनाई देती हैं कि इस बार कोई तो इकारस में जाएगा। आगे बस अनगिनत लोग दिख रहे थे और उस विशाल गेट से निकलती सुनहरी रोशनी अगला हंटर इवैल्यूएशन डिवाइस के पास जाता है। टेस्ट शुरू होता है, कंप्यूटर उसकी स्टेट्स दिखाता है और सी रैंक डिक्लेयर होता है। आसपास खड़े लोग खुशी से शोर मचाने लगते हैं और तुरंत ही गिल्ड मैनेजर्स उसे घेर लेते हैं। कोई फ्री वेपन्स ऑफर करता है, कोई फ्री सूट, कोई डबल डिपॉजिट। गेट को अप्रेजर तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। करीब 30 मिनट बाद वो आखिरकार मैनेजर के पास लौटती है। सिर झुकाए तेज तेज सांसें लेती हुई भीड़ से निकलना ही एक बड़ी लड़ाई थी। तभी वो अचानक खुशी से उसकी तरफ देखती है और बताती है कि उसे डी रैंक मिला है। स्ट्रेंथ 6, एबिलिटी 11, पावर 8, मनेन 10। वो सबसे ज्यादा खुश मनेन स्टेट से थी क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में वो 0 से यहाँ पहुंची थी। जून अंदर ही अंदर उसकी खुशी शेयर करता है, लेकिन बाहर से शांत रहते हुए बस धीरे से उसे बधाई देता है। अब उन्हें बैटलफील्ड की तरफ जाना था जहां स्किल्स दिखानी होती हैं। अरीना के टॉप फ्लोर से वो एक सी रैंक हंटर को उसी रैंक के रिफ्ट में लड़ते हुए देखते हैं। जून केट से कहता है कि रेडी हो जाओ, अगला नंबर तुम्हारा है। केट हिचकिचाती है और फिर से पूछती है कि क्या उसे सच में सी रैंक रिफ्ट ट्राई करना चाहिए, जबकि वो अभी अभी डी पहुंची है। जून फिर से पूरे यकीन के साथ कहता है कि वो इस लेवल के फल्ट को हैंडल कर सकती है। लड़की एनर्वस हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। जून बस कहता है कि उस पर भरोसा करो और कोशिश करो। स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि रैंक सी के तीसरे ग्रुप के लिए एक्सेस ओपन किया जा रहा है। गेट बाहर निकलने से पहले कांपती है। सारा एक्साइटमेंट यहीं छोड़ने की कोशिश करती है और फिर भरोसे के साथ एक कदम आगे बढ़ाती है। लेकिन अरीना में घुसते ही उसे एहसास होता है कि कितने लोग उसे देख रहे हैं और वो फिर से घबरा जाती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम लेती है और उसके चेहरे पर डर जम जाता है। वो माइकल था जो हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कैट हिचकिचाती है और बस हल्की सी आवाज निकाल पाती है। माइकल ताना मारते हुए उसकी नकल करता है, पास आकर उसके ऊपर झुक जाता है और बार बार वही सवाल दोहराता है। फिर अचानक चिल्लाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में खुद पर भरोसा कर रही है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो पागल है। गेट की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सिमट जाती है और उसे माफी मांगने लगती है। माइकल अपना सिर पकड़ लेता है। ये पहली बार था जब उसने सबसे लो रैंक हंटर को रिफ्ट सी में जाने की कोशिश करते देखा था। साथ में टेस्ट दे रहे हंटर्स भी मुड़कर देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते। एक एफ रैंक हंटर उनके साथ अरीना में थी। वो देखते हैं कि उसने लो लेवल सूट पहना हुआ है। गेट खुद पर शक करने लगती है। उसे लगता है जैसे वो इस विशाल अरीना में एक चींटी बन गई हो। माइकल के पास अब कहने को कुछ नहीं बचता। जून ये सब देख रहा होता है। उसे माइकल से नफरत हो जाती है जो असल में कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उस कमरे में कोई दाखिल होता है जहां से वो देख रहा था। वो गेल था, वही इकरस गिल्ड वाला हंटर जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता था। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है कि जून मेयर्स ऑफिस में काम करता है और उसके पास एक यंग हंटर केट है। जून को इस बात पर हैरानी नहीं होती कि उसे इतनी जानकारी है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो ये सब क्यों कह रहा है। गेल धीरे धीरे उसके पास आता है और सीधे मुद्दे पर आ जाता है। वो कहता है कि इकरस गिल्ड केट को इनवाइट करना चाहता है। उसने कभी फिजिकल स्ट्रेंथनिंग नहीं की थी और फिर भी एक एफ रैंक हंटर के लिए इतना माना बढ़ा पाना पहली बार हुआ था एफ क्रिस्टल की मदद से। उसने अपनी स्टैट्स 10 तक बढ़ा ली थी। इसके अलावा गैल ये भी पॉइंट आउट करता है कि उसके रिकॉर्ड्स में ऐसा एक भी एंट्री नहीं है जहां इसके बाद कैट ने खुद को फिजिकली स्ट्रेंथन किया हो, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा बूस्ट के वो यहाँ तक पहुंची थी। उसके पास लिटरली मॉन्स्टर्स टैलेंट था। जून चुप रहता है। वो अपने दिमाग में आगे क्या बोलना है ये सोच रहा होता है क्योंकि इस वक्त बोला गया हर एक शब्द उसके खिलाफ यूज हो सकता था। गेल बोलता रहता है कि इकरस गिल्ड में उसे पंख मिलेंगे, वो अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल कर पाएगी, सबसे डिफिकल्ट रिफ्ट्स की रेड्स में हिस्सा ले पाएगी। वो जून को घूरते हुए आखिरकार पूछ ही लेता है कि उसके मुकाबले जून उसके लिए क्या ऑफर कर सकता है। जून सिर झुका लेता है। उसके पास देने को क्या था। सैलरी बढ़ाने के अलावा गेल दबाव बनाना जारी रखता है। वो कहता है कि उसने अभी ज्यादा समय तक ट्रेनिंग भी नहीं की है, फिर भी जून ने उसे सी रैंक रिफ्ट में भेज दिया, जबकि वो डी से ऊपर कभी रेड पर गई ही नहीं थी। वो जून के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। क्या जून को सच में लगता था कि वो इस लेवल को हैंडल कर लेगी? तभी कांच के पीछे लगे स्पीकर्स फिर से बज उठते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि रिफ्ट एक्टिवेट हो चुका है और टेस्ट शुरू हो गया है। दरवाजे धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और एक आवाज बताती है कि तय समय के अंदर ऑर्क वॉरियर्स को खत्म करना जरूरी है। विशाल हरे रंग के क्रीचर्स लाल आंखों और बड़े बड़े नुकीले दांतों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माइकल खुशी से चिल्लाता है कि आखिरकार शुरू हो गया और अपने वेपन की तरफ हाथ बढ़ाता है। केट पहले से आर्म्ड थी और बिल्कुल शांत खड़ी होकर अपने ओपोनेंट्स को असेस कर रही। बाहर खिड़की के उस पार भी लड़ाई चल रही थी। गेल जून से कहता है कि सिर्फ एक हंटर ही एक असली हंटर को बना सकता है, इसलिए उसे केट को जाने देना चाहिए। वो जून के काफी पास आ चुका था और अब उसे शक होने लगा था कि जून उसके बारे में क्या सोचता है। शायद केट उसके लिए ज्यादा मायने रखती थी और वो चाहता था कि वो यहीं रहे। जून अपनी गर्दन खुजलाने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि अभी अभी उससे क्या क्या कहा गया है। आखिरकार वो बोलता है कि केट कोई चीज नहीं है, इसलिए उसे डिस्पोज करने का हक उसे नहीं है। ये कहते हुए वो शैतानी सी मुस्कान देता है और गेल को एक बेट ऑफर करता है। गेल ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ सवाल होता है। इसका जवाब वो बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त अरीना में लड़ाई भड़क उठती है। ऑर्क्स पूरी ताकत से हंटर्स की तरफ दौड़ते हैं। माइकल केट से ज्यादा दूर नहीं खड़ा होता और उससे कहता है कि अब खुद को संभालने का वक्त है, सोचने का समय नहीं है। ऑर्क्स डरावनी आवाजें निकालते हुए पास आ रहे होते हैं। उसी पल माइकल के मन में आता है कि शायद उसने सी रैंक चूज करके गलती कर दी। वो जम सा जाता है, हिल भी नहीं पाता, जबकि एक विशाल हरा मॉन्स्टर
मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक जबरदस्त टक्कर होती है और लोहे के टकराने की आवाज गूंजती है। माइकल आखिरी पल में अपना वेपन सामने कर पाता है, लेकिन वो ऑर्क उससे कम से कम 2 गुना बड़ा होता है। ऑर्क अपने हैमर से लगातार वार करता है। माइकल पीछे हटने लगता है। अब वो संभाल नहीं पा रहा था, उसकी ताकत जवाब दे जाती है और उसका वेपन नीचे झुक जाता है। उसी सेकंड ऑर्क अपनी मुट्ठी से उसके जबड़े पर जोरदार वार करता है। माइकल कई मीटर दूर जा गिरता है। मॉन्स्टर दहाड़ता है। अपनी सुपीरियरिटी महसूस करते हुए इतना ही नहीं, उस जोरदार वार से उसका हैमर भी दूसरी तरफ उड़ जाता है और वो बिल्कुल डिफेंसलेस रह जाता है। जब क्लब उसके ऊपर उठ चुकी होती है, वो ऑर्क से रुकने की गुहार लगाता है, जो बाहर से देखने पर बेहद हास्यास्पद लगता है। तभी अचानक केट पूरी ताकत से ऑर्क के साइड में टकराती है और कम से कम उसका ध्यान बटा देती है। उसने उसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया था, इसलिए वो उसके पास ही गिरती है, जबकि ऑर्क अभी भी अपने दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। माइकल सदमे में ये सब देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की का वो लंबे समय से मजाक उड़ाता आ रहा था, वही अभी उसे बचा चुकी थी। केट उसकी सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह खत्म करते हुए उसे पीछे हटने का आदेश देती है और कहती है कि ऑर्क को वो अकेले संभालेगी। माइकल को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो एक ऑर्क से कैसे निपटेगी, लेकिन दुश्मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्क जोर से दहाड़ता है और अपना क्लब घुमाता है। वॉर बिल्कुल सटीक होता है, लेकिन केट छलांग लगाकर बच जाती है। यही वो पल होता है जब उसे समझने का मौका मिलता है कि ऑर्क कहां गलती कर रहा है। वो उसकी मूवमेंट्स को ध्यान से देखती है और आखिरकार उसकी अटैक लाइन समझ जाती है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस भर जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब क्या करना है। जैसे ही ऑर्क अगला वार करने की तैयारी करता है, केट तेजी से उसके पीछे पहुंच जाती है। कुछ प्रिसाइज स्ट्राइक्स और मॉन्स्टर को समझ आने लगता है कि वो किससे लड़ रहा है। वो बस मुड़कर उसे ढूंढने ही वाला होता है कि केट फिर से हमला कर देती है। ऑर्क की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि इस लड़की से कैसे निपटे। केट पहले ही अगला वार करने की तैयारी में होती है और उसी पल उसके ऊपर से एक स्मूथ सा समरसॉल्ट करती हुई निकल जाती है। वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ती है, हर मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल रखती है। उसका आखिरी वार सीधे मॉन्स्टर की पीठ में लगता है और उसी पल साफ हो जाता है कि ये फेटल था। ये देखकर केट को खुद पर यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ ऑर्क को हरा ही नहीं पाई, बल्कि अपनी फेंसिंग स्किल्स को भी पूरी तरह यूज कर पाई थी। वो वहीं एक विक्ट्री पोज में रुक जाती है, अरीना के ग्लास के पीछे। जो भी ये कार्नेज देख रहा था, सब शॉक में थे और अरीना के अंदर भी यही हाल था। जो लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो यहाँ क्यों है, अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने उसे बहुत गलत आंका था। सबसे बुरा हाल माइकल का था, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहा था और अब उसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। जून संतोष से सिर हिलाता है। उसे पहले से पता था कि वो इस रिफ्ट को संभाल लेगी। गेल जोर से चिल्लाता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि बस एक हफ्ते पहले तक वो सबसे लो रैंक की हंट्रेस थी। जून मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि वो इतना सरप्राइज क्यों है। फिर वो धीरे धीरे समझाना शुरू करता है कि मना यूज करने के सिर्फ 3 तरीके होते हैं। पहला, मैना को वेपन में इन्वेस्ट करना, दूसरा मैना को रिलीज करना और तीसरा मैना रिप्लेसमेंट टेक्निक। वेपन में मैना डालना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन केट ने फर्स्ट और सेकंड टेक्निक को एक साथ यूज किया था और वो भी बेहद स्किलफुली। तभी कॉलम से आवाज आती है कि एग्जाम खत्म हो चुका है और एग्जामिनेशन रूम छोड़ने को कहा जाता है। हंटर्स एक दूसरे को चीयर करते हैं। बस माइकल वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। उसके पास पूछने के अलावा कुछ नहीं बचता कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। वो ऊपर स्कोर स्क्रीन देखता है, जहां उसका नाम सबसे नीचे 0 स्कोर के साथ चमक रहा होता है। केट एग्जाम रूम से लगभग उड़ती हुई बाहर आती है और जून के पास भागकर उसे थैंक यू कहती है, लेकिन रास्ते में वही हंटर सामने आ जाता है जिसे वो एडमिरेशन से देख रही थी। वो मुस्कुराता है और कहता है कि फाइट बहुत अच्छी थी। केट शर्म से लाल हो जाती है और बुदबुदाते हुए कहती है कि उसके लिए तो ये आसान ही होगा, क्योंकि वो एस रैंक हंटर है। गेल ये नोट करता है कि उसकी फेंसिंग टेक्निक्स बेहद रिफाइंड है और पूछता है कि क्या उसका कोई टीचर है। जून बीच में दखल देता है और ठंडे लहजे में कहता है कि केट सेल्फ स्टडी करती है। केट घबराकर सिर हिलाती है, पहले गेल को देखती है, फिर अपने टीचर को। जो इस बात को नकार रहा होता है, उसे समझ आ जाता है कि जून इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो हल्की सी हंसी हंसती है और उसकी बात कंफर्म कर देती है। गेल उसे नाम लेकर रोकता है और सीधा मुद्दे पर आता है। वो उसे आइक्रस गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है। अगर वो हाँ कह दे तो उसे हर वो चीज दी जाएगी जिसकी उसे जरूरत है। वो कहता है कि वो उसे सब कुछ देगा, लेकिन केट बीच में ही उसे रोक देती है ऑफर के लिए, थैंक यू कहती है और साफ कह देती है कि वो गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगी। मुस्कुराते हुए वो जून की तरफ देखती है। वो अपने टीचर को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती थी। गेल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो सोचे, क्योंकि ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। मेयर्स ऑफिस से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी और ग्रोथ के एंडलेस रास्ते खुलेंगे। केट फिर से माफी मांगती है और कहती है कि वो अभी जैसी है उसमें खुश है। बात वहीं खत्म हो जाती है। दोनों मुड़ते हैं और हैरान हंटर को पीछे छोड़ते हुए चल पड़ते हैं। जाते जाते जून पलटकर गेल को याद दिलाता है कि उसे कॉल करना मत भूलना। गेल के दिमाग में एक सेकंड में हजारों ख्याल दौड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कॉल क्यों करे। तभी उसे वो बैट याद आ जाता है जो केट की फाइट शुरू होने से पहले लगी थी। जून ने कहा था कि उसकी वॉर्ड 5 से ज्यादा ऑर्क्स को गिरा देगी। अगर वो हार गया तो वो उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मना लेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो गेल को उसे क्लास ए सूट देना होगा। उस वक्त गेल को यह बेट बेवकूफी लगी थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो जीतेगा, इसलिए उसने खुशी खुशी मान लिया था। अगले दिन सुबह से ही ऑफिस में खुशी की चीखें गूंज रही थी। केट ने सी रैंक हंटर कार्ड निकाल लिया था, लेकिन अब भी शर्माती फिर रही थी। ग्रेग और नेट उसे कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो सीधे एफ से सी पहुंच गई थी। नेट अपना फोन निकालता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसके बारे में आर्टिकल तक पब्लिश हो गया था। वो हेडलाइंस पढ़ने लगता है जो लिटरली चिल्ला रही थी कि इकरस गिल्ड को रिजेक्ट कर दिया गया। एनवी करने लायक टैलेंट वाली ये लड़की आखिर है कौन? नेट को समझ नहीं आता, क्योंकि इकरस सबसे बेस्ट गिल्ड थी। ग्रेग उसे कंधे से धक्का देता है और याद दिलाता है कि वो भी सिटी हॉल की सबसे अच्छी टीम्स में से एक है। लेकिन नेट अब भी अफसोस करता रहता है कि अगर उसे ऐसा ऑफर मिला होता तो वो मना नहीं करता। ग्रेग को समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों बोल रहा है, जब सारी गिल्ड्स जिस हंट्रेस को चुराना चाहती है वो यही उनके साथ काम करती है। केट जून के पास आती है और पूछती है कि क्या अब वो उसके साथ और अच्छा बिहेव करेगा। जून मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और कहता है कि यहाँ रहने का फैसला उसे कभी रिग्रेट नहीं होगा। केट मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे बस यही सुनना था। ग्रेग ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उंगलियों से हार्ट बना लेता है। जून बताता है कि वो और केट डेहान की वर्कशॉप जा रहे हैं, जो हंटर्स के लिए सबसे बड़ी इक्विपमेंट स्टोर है। नेट उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि बजट में इक्विपमेंट खरीदना शामिल नहीं था। सब पहले ही एलोकेट हो चुका था और इसके लिए एक्स्ट्रा बजट सोचना पड़ेगा। जून उसे रियश्योर करता है कि वो कुछ खरीदने नहीं जा रहे, बस जो प्रॉमिस किया गया था वो लेने जा रहे हैं। अब वो वर्कशॉप के अंदर घूम रहे होते हैं। स्टोर का स्केल देखकर केट की आंखें खुली रह जाती हैं। वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। केट इंतजार करती है कि कब जून रुके। जब वो आखिरकार रुकता है तो उसे एहसास होता है कि वो वर्कशॉप के सबसे एक्सपेंसिव स्टोर में खड़े हैं। स्टोर मैनेजर उनका स्वागत करती है। जून बताता है कि वो रिफ्ट डिपार्टमेंट से है
है और गेल नाम के हंटर की तरफ से आया है। वो तुरंत समझ जाती है बात क्या है, सिर हिलाती है और उन्हें अंदर इनवाइट करती है। कहती है कि आराम से देखिए और कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिए। सबसे पहले उनकी नजर एक गोल्डन सूट पर जाती है जिस पर ड्रैगन का आउटलाइन बना होता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लगता है। आगे बढ़ने पर एक सिल्वर सूट दिखता है रेड एक्सेंट्स के साथ। केट कहती है कि उसे अब तक ऐसा सूट नहीं दिखा जो उसे सूट करे। वो अगले डिस्प्ले केस से मुड़कर आगे बढ़ने ही वाली होती है कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर अटक जाती है। एक बॉडी फिट रेड सूट, ऊंचे ब्लैक बूट्स और सबसे खास उसकी पीठ के पीछे फ्लटर करते हुए सफेद पंख केट डिस्प्ले केस से चिपक जाती है। उसकी सांस अटक जाती है। वो जानती थी कि ये सूट बहुत रेयर है और क्वीन एंट के विंग से बना है। जून उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और पूछता है कि क्या वो यही सूट लेगी। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो इसी सूट का सपना देखती आई थी। उसके अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता है, लेकिन जोर से वो बस इतना कहती है कि ये बहुत महंगा है। 4 घंटे बाद जून पूरी तरह थक चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि जब आखिर में यही सूट लेना था तो इतना समय क्यों लगा। लेकिन खुश केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि सूट के साथ एक बेहद खूबसूरत केस भी मिला है। तभी जून की नजर वेपन बॉक्स पर लगे साइन पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि इसके अंदर मौजूद हर चीज पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। जून रुका और पूछा कि इतनी सारी चीजें डिस्काउंट पर क्यों बिक रही हैं? तो सामने वाले सेलर ने आराम से बताया कि ये सब ई रैंक आइटम्स हैं, लेकिन अगर चाहें तो कुछ बेटर सामान भी देख सकते हैं। और फिर उसने ये भी जोड़ दिया कि अगर एक से ज्यादा आइटम्स ले ली जाए तो डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। और एक आइटम की प्राइस उसने कैजुअली बोल दी, सिर्फ 1 मिलियन। ये सुनते ही जून चौंक गया। उसके चेहरे पर साफ शौक था क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई डिस्काउंट नहीं था। इतनी बड़ी रकम को डिस्काउंट कैसे बोल सकते हैं? केट ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोली कि हंटिंग गियर वैसे भी इतना ही महंगा होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जून का इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। वो मुड़ गया और आगे बढ़ गया। ऐसे डिस्काउंट उसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। पीछे कुछ चमका और उसकी नजर एक बास्केट पर गई और जैसे ही उसे समझ आया कि उस बास्केट में क्या है, वो किसी शिकारी जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसमें हाथ डालकर चीजें टटोलने लगा। केट चुपचाप ये पूरा सीन देख रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अचानक क्या हो गया। और फिर अचानक जून को वो चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ रहा था और वो वहीं जम सा गया। उस बास्केट के अंदर एक कार्व्ड सोर्ड हिल्ट था जो हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा था। उसका ग्लो बिल्कुल अलग था। जून के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये यहाँ कैसे हो सकता है? ये तो तानमा की तलवार का हैंडल था, वही तलवार जो मोर की दुनिया के रूलर की थी, उसकी अपनी तलवार। उसने प्राइस टैग देखा जिस पर लिखा था 50,000। एक सेलर तुरंत घबरा गया और माफी मांगने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि ये पुराना टुकड़ा यहाँ कैसे आ गया और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जून ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया जैसे कोई खजाना छीन रहा हो और साफ पूछा कि क्या ये सच में सिर्फ 50,000 एक का ही है? बूढ़ा सेलर बार बार माफी मांगता रहा और कहता रहा कि ऐसा यूजुअली नहीं होता। जॉन ने बिना किसी नरमी के बोल दिया कि वो ये तलवार खरीद रहा है। सेलर कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये तो बस एक पुराना लोहे का टुकड़ा था जिसमें सिर्फ हैंडल बचा था। लेकिन हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ऑलरेडी उसके हाथ में जा चुके थे। दुकान से निकलने के बाद जून सीधे माउंट उमियोन की तरफ गया। शाम का वक्त था और वो किसी की नजर में आए बिना वहां खड़ा था, अपने हाथ में उस हैंडल को कसकर पकड़े हुए। उसे ये बात चुभ रही थी कि दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा की तलवार सिर्फ 50,000 एक की रह गई। उसने उसे हल्का सा घुमाया और उसी पल तलवार का ग्लो लाल से पर्पल हो गया। ब्लेड की जगह काली एनर्जी फट पड़ी, हवा तेज चलने लगी और तलवार जैसे आसपास की स्पेस को भरने लगी। उसने एक और स्विंग किया, फिर ब्लेड को वापस छुपा लिया और तभी उसे याद आया कि उसकी बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही होगी और शायद खाना भी बना चुकी हो। उसने फोन निकाला, टाइम देखा, अगर सबवे लेता तो लेट हो जाता, इसलिए उसने जमीन से जोर लगाया और दौड़ पड़ा। दौड़ना क्लियरली फास्टेस्ट ऑप्शन था और कुछ ही पलों में वो घर पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला और देर से आने के लिए माफी मांगी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। टीवी चालू था, न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि हाल ही में माउंट ओमे के पास एक बड़ा रिफ्ट खुला और तुरंत गायब हो गया। लेकिन जून का ध्यान वहां नहीं था। वो जिल के कमरे में झांकने लगा, ये समझने के लिए कि वो उसे ग्रीट करने क्यों नहीं आई। जिल कागजों के पहाड़ में झुकी हुई थी, हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से देख रही थी। शिफ्ट की वजह से वो इक्विपमेंट, रेंटल, लेक्चर फीस, मेंटेनेंस और कई दूसरी पेमेंट्स भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद सब कुछ इतना महंगा कैसे हो सकता है। सारे बिल्स मिलाकर अमाउंट 50 मिलियन एक से भी ज्यादा हो चुका था। वो अपने पिता को बताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। उसे इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए था कि वो उसके साथ रह पाने दे रहे हैं। ट्रेनिंग मांगने की तो वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तभी जून कमरे में आ गया। जिल डर गई क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब वापस आया। घबराहट में वो पेपर्स छुपाने लगी, लेकिन जून को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस डिनर साथ करने का ऑफर देने आया था। जिल को अच्छा लगा, लेकिन उसने मजबूरी में कहा कि उसे भूख नहीं है और उसे अकेले खाने को कहा। जून दरवाजे पर खड़ा रह गया और अजीब सा सीन देखने लगा। जिल उन्हीं पेपर्स के ऊपर पेंसिल से छोटे छोटे घर बनाने लगी। साफ था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और उसी पल जून के दिमाग में एक प्लान बन गया। वो किचन में गया और जानबूझकर जोर से चिल्लाने लगा कि उसे सेसमी ऑयल नहीं मिल रहा। जिल समझ नहीं पाई कि उसे सेसमी ऑयल क्यों चाहिए जबकि खाना पहले से बना हुआ था। फिर भी वो जल्दी से किचन में आई ताकि बिना किसी इशू के टेबल सेट कर सके। और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हुई, जून चुपचाप उसके कमरे में घुस गया। उसने सारे पेपर्स उठा लिए, एक नजर में समझ गया कि ये बिल्स हैं और जल्दी जल्दी अमाउंट जोड़ने लगा। टोटल 50 मिलियन। एक उसके पास इतना पैसा बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग घूम गया। पैनिक में वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। डिनर के बाद वो देर तक सो नहीं पाया। बिस्तर पर लेटा सोचता रहा और फिर एक और ख्याल आया, जब एंट्री फी ही इतनी ज्यादा है तो 3 साल की पढ़ाई का खर्च कितना होगा। उसने फोन उठाया, बैंक ऐप खोला, अकाउंट में सिर्फ थोड़ा सा 8 लाख एक था। जून ने केट को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर याद आया कि रात बहुत हो चुकी है। तभी दूसरी तरफ से केट की आवाज आई। वो पूछने लगी क्या हुआ। जून ने उल्टा मजाक में बोल दिया कि प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक जाग रही है। असल में केट सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने जून का कॉल देखा वो इग्नोर नहीं कर पाई। जून ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा कि मॉन्स्टर मारने से मिलने वाला रैंकना क्रिस्टल कितने का बिकता है। दूसरी तरफ से जवाब सुनते ही उसकी आंखें फैल गई। एक क्रिस्टल की कीमत 100 से 200 मिलियन तक जा सकती है। केट ने उसके कंसर्न के लिए थैंक्स कहा, लेकिन याद दिलाया कि वो अभी अभी सी रैंक पहुंची है। ए रैंक तक पहुंचना अभी बहुत दूर है। जून को समझ नहीं आया वो क्या कह रही है। उसने बस थैंक्स कहा और कॉल काट दिया। लेकिन उसी पर उसके दिमाग में पूरा प्लान क्लियर हो चुका था। रात जल्दी निकल गई और सुबह जून तुरंत सो गया क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह उसे वही करना है जो उसने सोचा है। उसने हुड वाला स्वेटर पहना, मास्क, ग्लासेस और ग्लव्स बैग में डाले ताकि कोई पहचान न सके। फेक हंटर पास लिया और जिल का छोड़ा हुआ नोट पढ़ा जिसमें लिखा था कि वो एक्सरसाइज करने गई है। मतलब उसके पास करीब 3 घंटे थे। वो सीधे माउंट गुरोंग पहुंचा जहां हाल ही में एक रिफ्ट खुला था। प्रोटेक्टिव गियर पहना, लंबी छलांग लगाई, वार्निंग फेंसेस और साइंस को पार किया और सीधे उस रिफ्ट तक पहुंच गया। जून ने रिफ्ट एंट्री मशीन पर फेक कार्ड लगाया। ये एक रैंक ए रिफ्ट था। मशीन
मशीन की आवाज ने वार्न किया कि रिफ्ट हंटर के रैंक से बहुत ऊपर है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो खुद टॉप रैंक हंटर था। आइडेंटिटी कंफर्म होते ही वो एक ऐसी जगह खड़ा था जो माउंट उयोंग के जंगल जैसी लग रही थी। उसका प्लान सिंपल था, 2-4 मॉन्स्टर्स मारो, मैजिक स्टोन्स लो और वापस घर, क्योंकि आज उसका डे ऑफ था। लेकिन तभी पीछे से ब्रांचेस टूटने की आवाज आई। कोई और भी इस रिफ्ट में एंटर कर चुका था। ये 3 हंटर्स थे जो इस रिफ्ट को क्लियर करने आए थे। उन्हें देखकर सरप्राइज हुआ कि यहाँ पहले से कोई मौजूद है। जून ने आंखें घुमाई और समझ गया कि अब सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका था कि वो यहाँ है। और हंटर लड़की ने तुरंत उसे पागल कह दिया, क्योंकि जून बिना सूट के ही रैंक ए रिफ्ट के अंदर खड़ा था। हंटर्स को लगा कि ये बंदा रिफ्ट के अंदर वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर रिफ्ट के अंदर मिल जाते हैं। व्यूज या फेम के चक्कर में ग्रुप में से एक हंटर जून की तरफ बढ़ा और दूसरा पीछे से बोलता रहा कि आराम से फ्रेंडली तरीके से बात करना और उसे समझा बुझाकर घर भेज देना। वो जून के पास आया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका नाम एलन था और वो मजाई गिल्ड का हंटर था। जून बिल्कुल चुप रहा। उसकी ये लंबी चुप्पी एलन को अनईजी करने लगी और उसने पूछ ही लिया कि क्या वो सच में हंटर है, क्योंकि ऐसे कैमरा सेटअप के साथ इस रैंक के रिफ्ट में घुसना सीधा सुसाइड है। जून ने शांति से उसका कंसर्न एक्नॉलेज किया, बोला कि वो बस 2-4 मॉन्स्टर्स मारेगा और निकल जाएगा, और फिर कैजुअली बोल दिया कि वो जा रहा है। इतना सुनते ही बाकी हंटर्स रिएक्ट करने लगे। माहौल गर्म होने ही वाला था कि अचानक जमीन जोर से कांपने लगी, जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। जून को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, इसलिए वो बस वहीं खड़ा रहा। तभी रिफ्ट के अंदर एक ग्लिच हुआ और सामने ओगर किंग प्रकट हो गया। उसी पल रिफ्ट का एग्जिट लॉक हो गया। अब या तो बॉस मरेगा या रिफ्ट में मौजूद सारे लोग। एलन चिल्लाया कि इमरजेंसी वीडियो बटन दबाओ। उसी समय हंटर एकेडमी के प्रेसिडेंट एड्रियन चॉल एक रिफ्ट में आए। सडन ग्लिच से टेंस हो गए। असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला कि अंदर मिसाई गिल्ड के 3 हंटर्स हैं और उनके साथ एक एफ रैंक हंटर भी है। एड्रियन चौंक गया और बोला, एफ रैंक हंटर वहां कैसे पहुंच गया? असिस्टेंट ने बताया कि इमरजेंसी कैमरों में आवाज नहीं है, लेकिन विजुअल से दिख रहा है कि हंटर्स ट्रेल्स फॉलो कर रहे हैं और बॉस को हंट करने वाले हैं। मिसाई गिल्ड ए रैंक हंटर्स में टॉप मानी जाती है और हेवी आर्मेड भी है, इसलिए उनके पास चांस है। एड्रियन ने तुरंत पूछा, बॉस कौन है? जवाब मिला, ओगर किंग। ये सुनकर प्रेसिडेंट और ज्यादा टेंस हो गया, क्योंकि चांसेस बहुत स्लिम थे। उसने तुरंत नेगोशिएशन रूम जाने का फैसला किया। रिफ्ट के अंदर हंटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एलन ने मीरा को हॉक्स आई एक्टिवेट करने को कहा ताकि आसपास के मॉन्स्टर्स लोकेट हो सके। मीरा एक टॉप क्लास लॉन्ग रेंज फाइटर थी। विलियम सबसे पावरफुल हीलर था जिसे एलन जानता था, और खुद एलन की हिस्ट्री ऐसी थी कि वो कभी फाइट नहीं हारा था। टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ असेस करके उसे लगा कि जीत का चांस है, बस थोड़ी ज्यादा लक चाहिए थी। तभी जून ने कैजुअली बोल दिया कि उनका रास्ता अलग है और वो शायद अलग डायरेक्शन में जाएगा। एलन भड़क गया और बोला, मुंह बंद रखो और पास रहो। अगर बेकार की बातें की तो ओगर से पहले मैं ही मार दूंगा। विलियम ने जून को कैचअप किया और अपोलोजाइज किया। बोला, नॉर्मली एलन अच्छा इंसान, बस अभी टेंशन में है। मीरा भी वरीड थी, क्योंकि ओगर किंग एस रैंक हंटर्स के लिए भी आसान टारगेट नहीं होता। अचानक एलन ने सबको रुकने का इशारा किया और बोला, फालतू की बातें मत। सामने एक डार्क ओगर था जिसे पहले खत्म करना जरूरी था। कैप्टन ने मीरा से पूछा कि आसपास और कोई मॉन्स्टर तो नहीं। मीरा की आंखें ब्राइट येलो ग्लो करने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई स्कैनर चल रहा हो। एलन ने ऑर्डर दिया कि मीरा और विलियम पीछे से कवर देंगे और वो फ्रंट संभालेगा। फिर जून की तरफ मुड़कर बोला, कोई अजीब हरकत मत करना, यहीं खड़े रहो। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि मीरा ने उन्हें रोक दिया। तब ने सवालिया नजर से देखा तो उसने कहा, कुछ गड़बड़ है, सारे ओजर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसे प्रोग्राम्ड हो। तभी उसे समझ आया ये सब ओगर किंग की तरफ जा रहे हैं जो पास ही कहीं है। इस मोमेंट पर जून को एहसास हुआ कि भले ही उसके साथ 3 स्ट्रॉन्ग हंटर्स हों, ये फाइट आसान नहीं होने वाली। 20 से ज्यादा मॉन्स्टर्स ऑलरेडी किंग के आसपास जमा हो चुके थे और नंबर बढ़ता ही जा रहा था। जून ने टीम को अप्रिशिएट किया, लेकिन ये भी समझ गया कि उनकी एबिलिटी से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने खुद एक्शन लेने का फैसला किया और ओजीआर्स की तरफ बढ़ने लगा। एलन ने उसे जैकेट से पकड़ लिया जैसे सुसाइड बॉम्बर को रोक रहे हो और बोला, यहीं खड़ा रहे और सिर नीचे रख। जून कुछ बुदबुदाया तो एलन चिल्लाया कि अगर तेरी वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो ओगर से पहले मैं तुझे मार दूंगा। जून ने हाथ जोड़कर बोला, बस एक बार सुन लो। हंटर गुस्से में कांप रहा था। अब वो चिल्लाया नहीं, बल्कि ठंडी आवाज में बोला, चुप रहो वरना अभी मर जाओ। जून झाड़ियों में लेट गया, हामी भरी और बोला, जो करना है कर लो। एलन को लगा अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ओगर्स को एक एक करके गिराना होगा। जब तक मौका है फिर मीरा की स्नाइपर एबिलिटी यूज करेंगे, और उन्होंने एक ऐसे मॉन्स्टर को सराउंड किया जो साइज में उनसे दोगुना था। एलन ने पावरफुल स्ट्राइक के लिए सोर्ड उठाई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा डर से भर गया। डार्क ओगर ने हवा में ही सोर्ड पकड़ ली अपने विशाल हाथ से। मीरा ने तुरंत डिस्ट्रैक्शन के लिए एक्सप्लोसिव एरोज की बैराज उसके पीछे दाग दी। वो थोड़ी दूरी पर कॉन्फिडेंट खड़ी थी, जबकि विलियम घबराया हुआ था। मॉन्स्टर ने एरोज झेलते हुए उनकी तरफ रुक किया। विलियम ने लेजर पिस्टल फायर करना शुरू किया ताकि अटेंशन बनी रहे। मशीन जैसा मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा था। विलियम ने एलन को जल्दी करने को कहा। एलन ने कहा, हीरो मत बनो, और सोर्ड उठाकर पूरी ताकत से वार किया। ओगर के घुटनों के नीचे लेग्स काट दिए। मॉन्स्टर दर्द से गरज उठा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। यही परफेक्ट मोमेंट था एलन के लिए फाइनल स्ट्राइक का। उसने मौका नहीं छोड़ा, सोर्ड सीधा उसकी पीठ में घुसा दिया। काला खून बह निकला। ओगर गिर चुका था। उन्होंने जायंट को जल्दी खत्म कर दिया। एलन ने सांसें संभाली और मीरा से पूछा, नेक्स्ट टारगेट कहां है? उसने कहा, बहुत पास है। एलन बोला, टाइम वेस्ट मत करो, अभी चलते हैं। तभी विलियम ने झाड़ियों की तरफ देखा जहां जून होना चाहिए था, लेकिन जून वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। मतलब अब इस बेवकूफ को ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी दूर पर लाइट म्यूजिक जैसा कुछ चल रहा था। चारों तरफ रोशनी की किरणें घूम रही थी। उस डिस्को का कल्प्रिट जून था। सब शांत होने के बाद वो मैदान में खड़ा था। चारों तरफ मरे हुए ओजर्स पड़े थे। उसने एक टहनी उठाई और ओजर्स को पोक करके उनके क्रिस्टल्स निकालने लगा। एक और ब्लू क्रिस्टल निकालकर खुश हो गया और ब्रीफ केस में रख लिया। उसे लगा इतना काफी है, लेकिन वापस जाना पॉसिबल नहीं था। एग्जिट अभी भी लॉक्ड था। ओगर किंग को जल्दी पकड़ना जरूरी था। उसे याद आया एलन ने धमकी दी थी, इसलिए उसने सोचा लेट कर आराम करते हैं और हंटर्स को पसीना बहाने देते हैं बैटलफील्ड में। ठीक यही हुआ। एलन ओगर पर चढ़कर उसकी गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था। मीरा उसके चेहरे पर लगातार एरोस चला रही थी और आखिरकार ओगर जमीन पर गिरा। एलन को भी साथ में गिरा दिया। विलियम जमीन पर बैठ गया। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। एलन उसके ऊपर पड़ा था। हंटर्स ने कहा, ये ओपोनेंट्स सच में टफ हैं, लेकिन सवाल अब भी वही था, मॉन्स्टर्स लगातार इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? उन्होंने अब तक सिर्फ 11 मॉन्स्टर्स मारे थे। उनकी सारी स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुकी थी। अब जीत का बस एक ही तरीका बचा था कि ओगर किंग कोई बड़ी मिस्टेक कर दे। एलन दिमाग पर जोर डाल ही रहा था कि पीछे से विलियम की डरी हुई आवाज आई। आवाज में ऐसा डर था कि एलन तुरंत पलटा और जैसे ही उसने पीछे देखा उसे डर की वजह समझ आ गई। ठीक उनके पीछे मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी खड़ी थी और बीच में खुद ओगर किंग था। एलन के चेहरे पर डर भी था और गुस्सा भी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी जल्दी कब इकट्ठा हो गए। अब तैयारी का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इन्हीं हालात में फाइट करनी थी। एलन ने खुद को संभालते हुए सबको फोकस रहने को कहा और बोला कि हमें बेहद केयरफुल रहना होगा। उसने आइडिया दिया कि धीरे धीरे पीछे हटते हुए एक एक करके मॉन्स्टर्स को पिक करें, लेकिन बोलते बोलते वो खुद रुक गया। उसे भी एहसास हो गया था शायद
शायद यही एंड है, अब कुछ बचा नहीं है, शायद आज यही सब मरने वाले हैं। और तभी अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, ओगर्स ने हमला कर दिया। उस झटके से विलियम उड़ता हुआ जाकर पेड़ से टकराया। ओगर किंग ने एक भयानक धाड़ मारी, जैसे अपनी आर्मी को अटैक का सिग्नल दे रहा हो। ओगर्स सीधे मीरा और एलन की तरफ बढ़ने लगे और उसी पल मीरा के दिमाग में अजीब ख्याल आया कि शायद आज सुबह का ब्रेकफास्ट उसकी लाइफ का सबसे टेस्टी और आखिरी ब्रेकफास्ट था। टीम का कैप्टन तुरंत उसके आगे आकर खड़ा हो गया और उसे चिल्लाकर कहा कि भागो, विलियम को साथ लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। लेकिन मीरा के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो हिल सके। तब एलन ने और जोर से कमांड किया ताकि उसे साफ समझ आ जाए कि ये मजाक नहीं है, वो सच में उन्हें निकलने का ऑर्डर दे रहा है। और बिना एक पल गंवाए वो अपनी लंबी सोर्ड आगे करके सीधे बैटल में कूद पड़ा। इतनी बड़ी आर्मी के सामने अकेले लड़ते देख ओजर्स भी शायद एक पल के लिए शॉक में थे कि ये इंसान इतना फियरलेस कैसे हो सकता है। और तभी अचानक चारों तरफ लाइट रेज उड़ने लगी जो ओजर्स के हाथ पैर काटती जा रही थी। एलन समझ ही नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनकी टीम में किसी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं थी। मीरा जो विलियम को कंधे पर उठाकर ले जा रही थी वो भी पूरी तरह स्टंट थी। जिंदगी में पहली बार वो ऐसा कुछ देख रही थी। तभी जून ऊपर से आकर एलन 1 के सामने उतर गया और उसे फाइट से ब्लॉक कर दिया। कैप्टन ने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। जून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिचुएशन को असेस करता रहा। अगले ही पल जून ने एक हरे रंग की एनर्जी क्रिएट की जो देखते ही देखते हंटर्स के चारों तरफ एक बड़ा सा डोम बना गई और उसने काल्मली कहा कि यहीं रहो, बाहर मत निकलना। ये एक प्रोटेक्टिव फिल्म थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या उनमें से कोई इतनी बड़ी प्रोटेक्शन बना भी सकता था। तभी एक ओगर सीधे जून के ऊपर आ गया और उसका हथियार सीधा उसके सिर पर एम था और जून ने जैसे मॉन्स्टर का मजाक उड़ाते हुए ग्रास पर पड़े एक स्टिक से ही उसे पॉइंट किया। वही स्टिक जो थोड़ी देर पहले ट्विग्स छीलते वक्त इस्तेमाल कर रहा था। उसने उसी स्टिक को वेपन की तरफ फेंका और अगले ही सेकंड ओगर का टॉर्सो छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। विलियम अब पूरी तरह होश में आ चुका था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहां है और हो क्या रहा है, जबकि मीरा उस एक्सप्लोजन को देखकर अंदर तक हिल चुकी थी। ओगर किंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जून ने अब भी सिर्फ एक मॉन्स्टर मारा था, लेकिन उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। जून ने अपनी सोर्ड निकाली और तय कर लिया कि जब वो यहाँ है तो अब पूरी ताकत से जीतेगा। वो शांति से आर्मी को देखता रहा और सोर्ड के हिल्ट को ऐसे उछालने लगा जैसे उनके साथ खेल रहा हो। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से हिल्ट को हवा में फेंका और उसी पल ब्लेड पूरी तरह अवेकन हो गई। उसी सेकंड उस जगह पर जहां सोर्ड थी तेज थंडर गूंजने लगी, लाइटनिंग चमक उठी, जमीन कांपने लगी। एलन समझ नहीं पा रहा था ये कैसी थंडर है और कहां से आ रही है। विलियम कमजोरी या चोट की वजह से उल्टी करने लगा। मीरा ने कांपती आवाज में कहा कि ये नॉर्मल थंडर नहीं है। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। एलन ने आंखें बंद कर ली। थंडर और तेज होती गई, आंखों में दर्द होने लगा। जमीन से ऐसी वाइब्रेशन उठ रही थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जून पर इसका कोई असर नहीं था। वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा था और हाथ के इशारे से अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर रहा था। फिर से लाइट रेस पूरे मैदान में दौड़ने लगी, कहीं लिम्स कट रहे थे, कहीं मॉन्स्टर्स के शरीर में सीधे होल्स बन रहे थे। हर नए एक्शन के साथ वो एफ्रैंक हंटर और ज्यादा लीथल होता जा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था उसने सोर्ड मास्टरी कब और कैसे हासिल की। और फिर वो रेस सीधे ओगर किंग तक पहुंच गई। सारी पावर उसी पर गिर पड़ी क्योंकि उसकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी। ओगर किंग के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, चारों तरफ खून फैल गया। ये उसकी पूरी तरह डिफीट थी। जून ने सोर्ड का हिल्ट वापस खींचा और बिना आवाज के उसे पकड़ लिया। बिना एक कदम आगे बढ़े उसने पूरा मैदान ओगर्स और उनके किंग से साफ कर दिया। और तभी एक मैसेज आया कि रिफ्ट नॉर्मल स्टेट में लौट रहा है। आखिरकार घर जाना पॉसिबल था। एलन धीरे धीरे उठा, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइट सच में खत्म हो गई है या वो इतनी बुरी तरह घायल है कि सपना देख रहा है। वो जून के पास दौड़कर गया और पूछा कि उसने ये सब कैसे किया, जिस पर जून ने कैजुअली कहा कि बस ये मान लो कि ओगर किंग तुम लोगों ने मारा है। वो क्रिस्टल्स को अपने बैकपैक में डालते हुए बोलता रहा कि इससे उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी और हंटर्स के तौर पर वैल्यू भी। ये बात एलन के दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। उसने अकेले बॉस और आर्मी खत्म की और क्रेडिट उन्हें दे रहा था। जून ने कहा कि वो जो चाहे करें, लेकिन उसकी जान बचाने का वो एहसान जरूर माने और ये क्रिस्टल्स उसके लिए काफी हैं। वो जल्दी से गुड बाय बोला और अगले ही पल गायब हो गया। हंटर्स खाली जगह को देखते रह गए और समझ ही नहीं पाए कि वो ऐसे ही क्यों चला गया। एलन ने कहा कम से कम उसका बिजनेस कार्ड तो लेना चाहिए था, जिस पर मीरा ने जवाब दिया कि वो वैसे भी दोबारा नहीं आता क्योंकि हर वक्त गालियां ही दे रहा था। हंटर एकेडमी में सब मॉनिटर्स के सामने चुपचाप बैठे, ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की दुनिया रुक गई हो। दो एम्प्लॉइज स्क्रीन को घूर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देख लिया। प्रेसिडेंट एड्रियन ने कहा कि ओजर्स के आने वाले मोमेंट से टेप दोबारा चलाओ। रिकॉर्डिंग फिर से चली, आर्मी का आना, एलन का ऑर्डर और जून का डोम से बाहर न निकलने वाला सेंटेंस। एड्रियन ने यही टेप रोकने को कहा। वो स्क्रीन में जून को देख रहा था जो बार बार किसी सोर्ड जैसी चीज को फेंक रहा था। जूम करने पर साफ हुआ कि वो सोर्ड नहीं, सिर्फ एक हैंडल था। इसके बाद थंडर और सिर दर्द की स्क्रीम्स आई और यही सभी कैमरास की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। एक एम्प्लॉई ने बताया, जिस पर एड्रियन ने उसका नाम पूछा, उसने कहा किम प्रेसिडेंट और ज्यादा टेंस हो गया। वो इस हंटर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कॉलिग्स ने बताया कि कुछ भी रियल नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस सब फेक है, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ भी 99 दिन 99 महीना 999। उसने पूछा क्या किसी ने देखा कि वो रिफ्ट से बाहर कैसे निकला, क्योंकि और हंटर्स भी भेजे गए थे। एड्रियन ने सोचने के लिए अपनी उंगलियां कनपट्टी पर रखी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक बात साफ थी, उसकी स्किल्स कम से कम एस रैंक से भी ऊपर की थी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि जून ने माना को सीधे सोर्ड में ट्रांसफर करने वाली टेक्निक पूरी तरह मास्टर कर ली है और जो प्रोटेक्टिव फिल्म उसने बनाई थी वो कोई नॉर्मल बैरियर नहीं बल्कि एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल था। प्रेसिडेंट एड्रियन जितना जानता था उसके हिसाब से हंटर्स की दुनिया में इस तरह की फाइटिंग स्टाइल और कंट्रोल रखने वाला कोई भी रजिस्टर्ड हंटर मौजूद नहीं था और उसे पूरा भरोसा था कि बहुत जल्द ये बात बाहर आ ही जाएगी। उधर जून पहले ही घर पहुंच चुका था और लिटरली जिल के आने से सिर्फ 10 मिनट पहले अंदर घुस पाया। जैसे ही डोर का लॉक क्लिक हुआ उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। जिल किचन में गई, भारी बैग्स टेबल पर रखे और बोली कि स्पोर्ट्स के बाद ग्रोसरीज लेने स्टोर चली गई थी। फिर उसने पलटकर पूछा कि क्या उसने लंच किया था। जून ने कैजुअली कहा कि डिनर का मन नहीं है, लेकिन टाइम है तो अपना रूम क्लीन कर ले। बेडरूम में घुसते ही वो बेड पर गिर पड़ा, एक लंबी सांस ली और खुद को कन्विंस किया
कि रूम वैसे भी काफी क्लीन है, सुबह से लगातार खड़ा था तो अब कुछ करने की एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी। तभी वो अचानक उठकर बेड साइड टेबल की तरफ बढ़ा और वो बॉक्स खोला जिसमें आज मिले मैजिक स्टोन्स रखे थे। जून को याद आया कि वर्कशॉप वाली लड़की ने क्रिस्टल इवैल्यूएट करते वक्त कहा था कि कमीशन कटने के बाद प्राइस 250 मिलियन होगा। उसने सिर्फ एक छोटा स्टोन बेचा था, शायद इससे सस्पिशन ना हो। उसने सोचा था एक स्टोन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बाकी 9 स्टोन्स का क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भी सिर जोर से दर्द कर रहा था, सोचने की हालत नहीं थी। उसने क्रिस्टल्स को हवा में उछाला, छोटे छोटे पत्थर बेड पर बिखर गए और वो हाथ पैर फैलाकर लेट गया। साफ था उसे आराम की सख्त जरूरत थी। दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। वो सोता रहा, ताकत वापस आती रही और फिर डिनर का टाइम आ गया। जिल ने बिना किसी शक के कहा कि उसने बहुत सारे स्नैक्स बनाए हैं और अगर कम पड़े तो और भी बना देगी। जून ने उसे वो डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस पकड़ा दिए जिनकी वो काफी टाइम से चिंता कर रही थी। जिल ने सिर झुका लिया और फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा कि क्या उसने सच में उन्हें देखा भी था। जून बस एक ही बात जानना चाहता था कि उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। जिल को डर था कि कहीं वो उससे नफरत न करने लगे। वो जून का एहसान मानती थी कि उसने उसे यहाँ रहने दिया और बिल्स चुकाने के लिए 50 मिलियन चाहिए थे। वो उसे ट्रबल नहीं देना चाहती थी। जून ने आर्म्स क्रॉस कर लिए और कहा कि हाँ ये स्ट्रेसफुल तो था और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई मेंशन नहीं था, इसलिए इसे तुरंत ऐड करना जरूरी है। जिल की आंखें फैल गईं। वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या बोल रहा है। जून ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसमें एक नया क्लॉज जोड़ दिया जिसमें लिखा था कि उसकी एजुकेशन से जुड़े सारे खर्च वो खुद उठाएगा। उसने पेपर उसे पकड़ा दिया और कहा कि साइन कर दो, उसे भूख लगी है। जिल ने डॉक्यूमेंट देखा, उसकी आंखों में आंसू भरा। जून ने सेटिस्फाइड होकर कहा कि डैड भूखा है, जल्दी साइन करो। वो रोते हुए थैंक यू बोलती रही। जून ने उसे नैपकिंस दी और मजाक किया कि उसकी बेटी उसे बहुत महंगी पड़ रही है। आधी रात तक वो उसे थैंक यू कहना बंद कराने में लगे रहे। फिर एक नई सुबह आई और काम पर जाने का वक्त हो गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो कोट पहनते हुए जोर से बोला कि वो निकल रहा है, लेकिन जिल ने उसे रुकने को कहा। वो भाग कर आई, उसका टेढ़ा टाई ठीक किया, फिर एक बैग पकड़ा दिया जिसमें उसने उसके लिए स्नैक तैयार किया था। जून ने कंफ्यूज्ड होकर बैग देखा, थैंक्स कहा और बोला कि अब सच में जाना पड़ेगा। जिल का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो हर बात पर हाँ में हाँ मिला रही थी और अपने डैड को गुड डे विश किया। जून कॉरिडोर में निकला, डोर बंद हुआ, लॉक क्लिक हुआ, लेकिन वो वहीं खड़ा रह गया। उसे खुद समझ नहीं आया ये फीलिंग क्या है। शायद यही 50 मिलियन की पावर होती है। ऑफिस में शांति थी। नेट अकेला बैठा न्यूज सुन रहा था, सोच रहा था कि मजाई गिल्ड आजकल काफी पॉपुलर हो रही है। तभी डोर खुला और जून अंदर आया। गुड मॉर्निंग बोला और पूछा कि क्या उसने वो न्यूज देखी जिसमें 3 ए रैंक हंटर्स ने एक लार्ज रिफ्ट का बॉस मार दिया था। नेट नर्वस हो गया और हकलाते हुए बोला कि उसे कुछ नहीं पता। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर रिफ्ट ए रैंक था और बॉस शायद एस रैंक, तो 3 हंटर्स ये कैसे कर सकते हैं। और वहाँ एक एफ रैंक हंटर भी था, शायद उसी ने कुछ किया। उसने जून से पूछा कि क्या उसे लगता है न्यूज कुछ छुपा रही है। जून ने कहा नहीं, मजाई गिल्ड उसे हमेशा ऑनेस्ट लगी है। नेट ने भी अग्री किया। ये गिल्ड कभी स्कैंडल में नहीं आई। एग्जिट खुलने के लिए एक और कंडीशन थी और वो ये कि रिफ्ट के अंदर मौजूद सारे नॉर्मल मॉन्स्टर्स को खत्म करना जरूरी था। केट ने ध्यान से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी और फिर कामली बोली कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुल 280 मॉन्स्टर्स मारने होंगे। जून ने नोटिस किया कि अगर चैंपियन टाइप मॉन्स्टर मारा जाए तो रिवॉर्ड में बी रैंक वेपन भी मिल सकता है। ये सुनकर पास बैठा घायल हंटर हल्का सा खांसा और बोला कि उसके हिसाब से उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वो लोग कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं और शायद एकेडमी से स्किल्ड हंटर्स को भेज दिया जाए। जून को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि अगर सब मिलकर काम करें तो 280 मॉन्स्टर्स मारना इम्पॉसिबल नहीं है। इस पर वो हंटर चिढ़ गया और बोला कि क्या इन्हें पता भी है कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स मिलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जून को लगा था, उस हंटर को भी पहले यही लगा था कि यहाँ सिर्फ ऑर्क्स होंगे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर डर साफ दिखा। जैसे ही पुराने मेमोरीज दिमाग में आए, जून और केट चुपचाप उसकी तरफ देखते रहे और उसने आगे बताया कि अगर रिफ्ट में थोड़ा और अंदर गए तो सीधे बी रैंक ट्रोल से सामना होगा। ये सुनते ही केट घबरा गई। ऑर्क्स तक तो वो मैनेज कर सकती थी, लेकिन ट्रोल्स एक बिल्कुल अलग लेवल थे। वो आदमी सिर हिलाकर बोला कि ट्रोल्स सच में ऑर्क्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी वजह से वो लोग यहाँ बैठकर मदद का इंतजार कर रहे थे। केट ने सोचना शुरू किया, ट्रोल्स को छोटे मोटे घाव देकर नहीं मारा जा सकता क्योंकि वो रिजनरेट कर लेते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए एक सिंगल पावरफुल फेटल ब्लो चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जून की सेफ्टी को लेकर श्योर नहीं थी। उसने जून से कहा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। जून के दिमाग में उस वक्त बस एक ही बात चल रही थी कि ये केट के वेपन अपग्रेड करने का सबसे अच्छा मौका है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने केट को बुलाया और पूछा कि क्या उसे भरोसा है कि वो सेफ रहेगा और अगर ऐसा है तो क्या वो जाने के लिए तैयार है। ये ऑप्शन परफेक्ट था। फिर उसने केट के पीछे देखते हुए इशारा किया और बताया कि उसने कुछ ऐसे हंटर्स ढूंढ लिए हैं जिन्होंने अभी हार नहीं मानी है और फाइट करने को तैयार है। आर्चर रॉस, टैंक हेनरी और हीलर आर्थर रॉस पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। उसने कहा कि अगर वो पहले ही सोच चुका था कि वो बी रैंक रिफ्ट में आया है तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। हेनरी भी पीछे नहीं रहा और आगे बढ़ते हुए बोला कि वो साथ चलेंगे क्योंकि किसी भी हालत में सिविल सर्वेंट को हर्ट नहीं होने दे सकते। जब जून उसके पास पहुंचा तो हेनरी ने पूछा कि वो बिना आर्मर के यहाँ आने से पहले क्या सोच रहा था। जून चुप रहा। हेनरी उसे घूरता रहा, जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जून बस डेटा चेक करता रहा। उसे दिख गया कि 30 मीटर आगे 3 ट्रोल उनका इंतजार कर रहे हैं। उसने सबको बैटल के लिए तैयार होने को कहा। हेनरी अभी समझ ही रहा था कि जून ने ऐसा क्यों कहा। तभी वो तीनों मॉन्स्टर्स पीछे से निकल आए। फाइट शुरू हो चुकी थी और जून को सिस्टम से इन्फो मिली कि ये रिफ्ट असल में बी रैंक है और मैप कंप्लीट अभी 5% से भी कम है। हेनरी ने गोल्डन ऑर्नामेंट वाला शील्ड आगे किया और बिना रुके बैटल में कूद पड़ा। ट्रोल खुद उसकी तरफ खींचते चले आ रहे थे। कैट हैरान थी। ये ऑफेंसिव स्किल थी। हेनरी काफी पावरफुल फाइटर था। उसकी एबिलिटीज की वजह से एनिमीज उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे जिससे टीम आसानी से मैन्यूवर कर पा रही थी। फाइट के दौरान भी वो चिल्लाकर बता रहा था कि ये ओपोनेंट्स नॉर्मल नहीं है। थोड़ा एक्सेलरेशन लेते हुए उसने एक ट्रोल पर जबरदस्त हमला किया, फिर एक मैन्यूवर किया जिससे मॉन्स्टर हवा में घूमते हुए बाकी क्राउड से अलग हो गया। उसने टीम की तरफ देखते हुए रॉस को बोला कि राइट वाले को पहले हैंडल करे। रॉस ने कॉन्फिडेंट होकर एरो खींचा और बोला कि उसे पहले से पता है। एक ट्रोल के पास येलो टारगेट मार्क दिखाई दिया। ये अटैकर का मार्क था जिससे एनिमी की डिफेंस कम और डैमेज ज्यादा होता है। रॉस ने एरो छोड़ा जो नीले जायंट के कंधे में जा घुसा। ट्रोल गुस्से से दहाड़ा। उसने एरो निकाला और तिनके की तरह तोड़ दिया, लेकिन रॉस रुका
रुका नहीं, उसने तुरंत एरोज की वॉले चला दी। मजाक में बोला कि अब थोड़ा पिंच करेगा क्योंकि वो एक साथ 20 एरोज मारने वाला है। ट्रोल ने सिर झुका लिया, शायद आंखें बचाने के लिए या एरोज की चमक से, लेकिन इस अटैक से उसे खास डैमेज नहीं हुआ, बस उसे एरोज निकालने में ज्यादा टाइम लग गया। यही सिचुएशन बिगड़ने लगी क्योंकि रॉस को लगा था कि इस अटैक के बाद मॉन्स्टर मर जाएगा। जैसे ही ट्रोल ने एरो से छुटकारा पाया, वो सीधा रॉस की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में केट आ गई। वो अटैक के लिए रेडी थी। वो ऊंची कूद लगाकर सोर्ड ऊपर उठाती है, उसका रेड हेयर और सूट के विंग्स हवा में लहराते हैं। केट इतनी फास्ट थी कि ट्रोल समझ ही नहीं पाया वो कहां है। अगले ही पल उसने जबरदस्त वार किया और मॉन्स्टर का सिर कट गया। उसकी डेथ रोर गूंज उठी। केट ने भारी सांस ली। उस अटैक में उसने बहुत एनर्जी खर्च की। पीछे से रॉस चिल्लाया कि वो दोनों परफेक्ट मैच है। आर्थर जो उस वक्त हेनरी को हील कर रहा था, उसने रॉस से कहा कि अभी सिर्फ फाइट पर ध्यान दे। रॉस भड़क गया और बोला कि उसने ऐसा क्या कह दिया। आर्थर ने कामली जवाब दिया कि बैटल के बीच बेवजह की बहस नहीं करनी चाहिए। केट ने जून के पास आकर पूछा कि सब ठीक है या नहीं। जून थोड़ा कंफ्यूज बोला कि वो तो बस फाइट देख रहा है, इंटरफियर करने का इरादा नहीं है। केट ने कहा कि वो बस उसकी चिंता कर रही थी और खुश है कि वो सेफ है। जून का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने केट से फोकस करने को कहा और उसी पल वो अपनी जगह से गायब हो गया और चिल्लाया कि केट पीछे देखो। एक विशाल ट्रोल पीछे से उड़ता हुआ आ रहा था जो उसे कुचल देना चाहता था। केट ने आखिरी पल में जंप करके खुद को बचाया। मॉन्स्टर के क्लॉज जमीन में धंस गए। हेनरी ने माफी मांगी। लगता है उसकी स्किल गलती से एक्टिवेट हो गई थी, जिससे केट डेंजर में आ गई। ये वाकई बहुत खतरनाक था। केट सोचने लगी कि अगर मैनेजर को कुछ हो जाता तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती और वो मर भी सकता था। ये सोच उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना गई। अब वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ तबाह करने को तैयार थी। उसने सोर्ड का हिल्ट कसकर पकड़ा, जैसे वो हाथ से चिपक गया हो, और केट पूरी ताकत से बैटल में कूद पड़ी। ट्रोल ने मुंह खोला, शायद वो भी उसकी कॉन्फिडेंस देखकर चौंक गया। केट ने कई कटिंग ब्लोज मारे। फोर्सफुल होने के बावजूद वो मूवमेंट्स ग्रेसफुल लग रही थी। ट्रोल पीछे हटता रहा स्पेस बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने केट को फिर से अपनी तरफ आते देखा, उसने एक ही सही फैसला लिया। मॉन्स्टर ने जोरदार बैटल क्राई निकाली जिससे हवा तक कांप उठी। हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा कि ये वही है जो वो सोच रहा था, और सच में वो बैटल क्राई था। ट्रोल ने अपने झुंड को बुला लिया। नीले मॉन्स्टर्स का झुंड गुर्राते हुए उनकी तरफ दौड़ा। हंटर्स पीछे मुड़कर भागने लगे। यही एक रास्ता लग रहा था, लेकिन केट वहीं खड़ी रही। वो बस उस डेडली स्टॉर्म को आते देखती रही। 9 मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। रॉस ने ये देखा। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। वो पार्टनर्स को पार करके आगे आया और रुकने को कहा। केट को मदद चाहिए। आर्थर कंफ्यूज था कि अब क्या करें। हेनरी बोला कि रिट्रीट करना ही पड़ेगा, वरना सब यहीं मरेंगे। लेकिन रॉस की नजर केट की सोर्ड पर गई। ब्लेड नीली रोशनी छोड़ रही थी, जैसे एनर्जी से भरी हो। ये सोर्ड ऑरा थी। जून छुपकर सब देख रहा था। उसे उस पर पूरा भरोसा था। हेनरी चिल्लाया कि ऑरा हो या कुछ भी, ऐसे खड़े रहना, मौत को बुलाना है। लेकिन रॉस नहीं रुका। केट का बिहेवियर उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था। वो श्योर था कि वो हैंडल कर सकते हैं, और वो दौड़ पड़ा। मॉन्स्टर्स क्लॉज और फैंग्स दिखाते हुए टकराने आए। केट ने फाइटिंग स्टैंस ली, और जैसे ही वो पास आए, उसने जबरदस्त झटका देकर सोर्ड आगे कर। आर्थर और हेनरी को वो पागल लग रही थी, लेकिन कवर देना जरूरी था, इसलिए वो भी रॉस के पीछे बैटल में कूद पड़े। उसी वक्त जून के घर पर जिल का दिन नॉर्मल चल रहा था। उसने फ्रिज स्नैक से भर दिया, ये सोच कर कि डैड को पसंद आएंगे। स्ट्रेच करके क्लीनिंग शुरू की। लिविंग रूम साफ किया, अपना रूम साफ किया, कपड़े धोए, आयरन किए। फिर उसने जून का रूम साफ करने का सोचा। डस्टिंग वैक्यूम करते वक्त उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था 50 वेज टू बिकम अ गुड फादर। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर सोचा मेमोरी लॉस में ये नॉर्मल है। पढ़ने का मन हुआ, लेकिन खुद को रोका और क्लीनिंग जारी रखी। हंटर बनकर उसे सब कुछ कई गुना वापस करना था। वैक्यूम करते वक्त टेबल के नीचे एक गार्बेज बैग दिखा, लेकिन वो बहुत हेवी था। उसने खोलकर देखा तो एक मैजिक स्टोन निकला। क्या डैड ने सच में इसे फेंक दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद गलती से गिर गया होगा। उसने वापस रख दिया। फिर बेड साइड ड्रॉअर खोला और जो देखा उससे चिल्ला उठी। बेड पर 9 मैजिक स्टोन्स बिखरे थे, और साथ में एक अजीब पर्पल चीज और एक हंटर पास जिस पर किसी अनजान आदमी का नाम था। रिफ्ट में केट फाइट करती रही। अगला पावरफुल स्ट्राइक सीधा टारगेट पर लगा और ट्रोल का हाथ कट। उसे स्टेटस विंडो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा होता है कि सामने मौजूद एनिमीज कम से कम 5 लेवल्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि उन सबके पीछे जो प्रेजेंस छुपी हुई है वो किसी नॉर्मल मॉन्स्टर की नहीं, बल्कि एक लेवल 35 स्कारलेट डीमन वुल्फ की है। बिना किसी डाउट के ये अब तक का सबसे डेंजरस वुल्फ टाइप बॉस है जिससे उसका सामना हुआ है। लेकिन डर की जगह रयू के अंदर एक्साइटमेंट दौड़ जाती है, और वो मन ही मन हार्ट ब्रेकर्स का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे एक साथ इतने पावरफुल एनिमीज से लड़ने का मौका दिया। बिना एक पल सोचे वो अपना वेपन एक गॉब्लिन की तरफ फेंकता है और एक बीटल मॉन्स्टर को सिंगल किक में कुचल देता है। शुरुआत में प्रेशर काफी इंटेंस लगता है, लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि सिचुएशन मैनेजेबल है। बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स हो, ह्यूमनॉइड एनिमीज हो या इंसेक्टॉइड क्रीचर, सब बॉस तक पहुंचने से पहले उसके रास्ते में खड़े हैं। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये सब उसके लिए जाने पहचाने ओपोनेंट्स ही रहते हैं। वो उनके अटैक्स डॉज करता है और प्रिसीजन के साथ उनके वीक पॉइंट्स पर वार करता है, जिससे फाइट उम्मीद से कहीं ज्यादा इजी लगने लगती है। लेवल्स हाई हैं, लेकिन असली खतरा नहीं बन पा रहा। असल प्रॉब्लम तो बैटलफील्ड में फैले हुए मैजिक सर्कल्स होते हैं, क्योंकि कितने ही मॉन्स्टर्स डिफीट करने के बाद भी नए एनिमीज एंडलेसली स्पॉन होते रहते हैं और बॉस तक पहुंचना इंपॉसिबल बना देते हैं। स्कारलेट डीमन वुल्फ तक उबासी लेता हुआ दिखता है, जैसे पूरा सीन उसे बोर कर रहा हो, और यही देखकर रायू के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो डिसाइड करता है कि मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि इन सर्कल्स को ही खत्म करना होगा। वो एक बार फिर अपने वेपन समन करता है और ये फैक्ट छुपा लेता है कि उसके पास एक दूसरा सेप्टर भी है, क्योंकि उसे पता है कि ये बात उसके दोस्तों को शॉक कर देगी। नए स्पॉन हुए मॉन्स्टर्स को चीरता हुआ वो सीधे मैजिक सर्कल्स की तरफ बढ़ता है और एक एक करके सबको तोड़ता चला जाता है। कुछ ही देर में जब डस्ट सेटल होती है तो रायू फॉलन लेसर एनिमीज के बीच अकेला खड़ा होता है और उसे अपने अचीवमेंट पर जेन्युइन प्राइड महसूस होती है। अब सिर्फ एक ही एनिमी बचता है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्कारलेट डीमन वुल्फ धीरे धीरे खड़ा होता है, फाइट खत्म करने के लिए रेडी, और रायू उसे मॉक करते हुए बोलता है कि आखिरकार तू खड़ा तो हुआ, अब डिसअपॉइंट मत करना। जैसे इस प्रोवोकेशन का जवाब देते हुए वुल्फ एक डेफनिंग हाउल निकालता है, जिससे जमीन में शॉक वेव्स दौड़ जाती हैं और धरती तक क्रैक होने लगती है। रायू के कानों में जो दर्द होता है वो डिस्टर्बिंगली रियल लगता है और वो मन ही मन डेवलपर्स को कोसता है। हाउल यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इलीट लेवल कॉम्बैट स्पीड का
इस्तेमाल करते हुए वुल्फ चार्ज करता है और सीधा रायू से टकराता है, जिससे वो उछलकर एक मैसिव रॉक से जा टकराता है। इंपैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि उसकी लगभग 8% एचपी इंस्टेंटली ड्रेन हो जाती है। वो हीलिंग शुरू करता है खुद को संभालने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर उसे एक पल का भी आराम नहीं देता और भले ही उसे पता है कि ये सिर्फ एक गेम है, फिर भी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता है। और तभी अचानक रायू हंस पड़ता है, क्योंकि यही ओवरवेलमिंग थ्रिल वो इतने समय से ढूंढ रहा था। वो एक बार फिर अपने प्रीस्ट वेपन्स समन करता है और हर पॉसिबल एट्रीब्यूट के एन्चेंटमेंट्स एक्टिवेट कर देता है। उसके स्टैट्स अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक सर्च करने लगते हैं और पावर उसके बॉडी में फ्लड हो जाती है। अब पूरी तरह एम्पावर्ड होकर वो डिसाइड करता है कि इस ओवरसाइज्ड पपी को अब गिराने का टाइम आ गया है। इधर रियल वर्ल्ड में कहीं लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लॉन्ग अवेटेड डे आ ही गया है। काऊ बताती है कि आज रात क्रिम्सन मून नाइट है और पूछती है कि क्या उसने कभी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सामने से जवाब आता है कि किया तो है, लेकिन 15 लेवल्स ऊपर के 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स का सामना करना इंपॉसिबल है और ऐसा सिर्फ कोई पागल इंसान ही कर सकता है। काऊ हंसते हुए बोलता है कि ये डिस्क्रिप्शन तो रायू पर बिल्कुल फिट बैठती है। फिर भी वो खुद से मानता है कि शायद ये डूबल नहीं है, यहाँ तक कि उसके लिए भी। तभी उनकी कॉन्वर्सेशन अचानक शिफ्ट हो जाती है जब काऊ रियलाइज करती है कि उसने पॉप्सिकल स्टिक से एक प्राइज जीत लिया है और सब हंसने लगते हैं। वहीं गेम की दुनिया में रयू का वेपन और वुल्फ के क्लॉज टकराते हैं और एक मैसिव शॉक वेव फूट पड़ती है। पहली क्लैश के बाद दोनों पीछे हट जाते हैं और रयू मॉन्स्टर की रॉ पावर देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसका इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि इस बार पहले की तरह छोटे ओपनिंग्स एक्सप्लॉइट करके जीतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी उसके दिमाग में वही पुरानी याद उभर आती है कि जिस पहले मॉन्स्टर को उसने हराया था वो भी वुल्फ ही थे और बड़ी संख्या में होने के बावजूद उसने उन्हें बिना हिचक कुचल दिया था। और वही मेमोरी उसकी कॉन्फिडेंस को दोबारा जगा देती है। एक बार फिर दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, इंतजार करते हुए कि कौन पहले मूव करेगा। और जैसे ही वुल्फ अटैक की तैयारी करता है वो फिर से जोरदार हाउल करता है, लेकिन इस बार आसमान में कई मैजिक पोर्टल्स खुल जाते हैं जिन्हें देखकर रयू कुछ पल के लिए स्टन रह जाता है। अगले ही पल उन पोर्टल से मैजिकल प्रोजेक्टाइल्स की बारिश होने लगती है, एक ऐसा नया एबिलिटी जो वुल्फ ने पहले कभी नहीं दिखाया था। रयू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉज करता है, ये सोचकर कि जब तक लगेंगे नहीं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुरंत उसकी सोच गलत साबित होती है जब एक प्रोजेक्टाइल सीधा उसे हिट करता है और भारी डैमेज दे देता है। असल में ये मैजिक बैरज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि उसी के साथ वुल्फ ने लॉन्ग रेंज टेल स्ट्राइक सेट किया था और अपनी एबिलिटी से डिफेंड करने के बावजूद रयू की लगभग 20% मैक्स एचपी गायब हो जाती है। प्रीस्ट होने के बावजूद रयू अपनी सारी माना हीलिंग में झोंकने से मना कर देता है और फाइट को दोबारा असेस करने पर साफ दिखता है कि एडवांटेज वुल्फ के पास है और किसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट किए बिना जीतना इंपॉसिबल है। वो एक बार फिर अपना सेप्टर समन करता है और पूरी स्पीड से आगे चार्ज करता है वुल्फ के राइट पॉ को टारगेट करते हुए, जो उस वक्त परफेक्टली पोजीशनड होता है, क्योंकि मैजिक रेन हर लिविंग बीइंग को 100% डैमेज देता है। अफेक्ट करती है। रयू वुल्फ के नीचे डाइव करता है और उसके मैसिव बॉडी को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे लॉन्ग रेंज अटैक्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और टेल की रीच भी लिमिट हो जाती है। अब वुल्फ के पास सिर्फ क्लॉ से अटैक करने का ऑप्शन बचता है और जैसे ही राइट क्लॉ ऊपर उठता है उसका बैक लेफ्ट लेग सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। मौका देखते ही रयू डिसाइसिव स्ट्राइक करता है। वुल्फ अपने क्लॉज ठीक से यूज नहीं कर पाता और भले ही वो जंप करके पीछे हटे, आउटकम अब तय हो चुका होता है। इस एडवांटेज के साथ प्रोटैगनिस्ट लगातार आगे बढ़ता है और कई डिसाइसिव ब्लोज लैंड करता है और वुल्फ का एक सपोर्टिंग लेग पूरी तरह डैमेज होकर बेकार हो जाता है। स्ट्रेटेजी सक्सीड होते ही अब सिर्फ एक ही चीज बाकी रहती है, फाइनल स्ट्राइक से मॉन्स्टर को खत्म करना। विक्ट्री करीब आते ही उसकी ऑरा पूरे बॉडी में सर्च करने लगती है और बीस्ट की टोटल एचपी का 10% से भी कम बचता है, तो रायू ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस के साथ आगे चार्ज करता है। लेकिन ठीक उसी पल मॉन्स्टर के फॉरहेड पर उकेरा हुआ क्रीसेंट मून तेजी से चमकने लगता है, जैसे बैटलफील्ड के बीच एक छोटा सा सूरज उगाया हो और रयू का कॉन्फिडेंस अचानक डगमगा जाता है। कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक नई प्रेजेंस मैनिफेस्ट होती है जो पहले से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग होती है, क्योंकि ये स्कारलेट डीमन वुल्फ का सेकंड फॉर्म होता है। इवॉल्व होते ही मॉन्स्टर का साइज लगभग दोगुना हो जाता है और हीरो को अपनी सारी अर्लियर प्राइड निगलनी पड़ती है। जो लेग पहले पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी वो अब पूरी तरह रिकवर हो जाती है और उसके क्लॉज पहले से कहीं ज्यादा शार्प और पावरफुल दिखने लगते हैं। चेंजेस सिर्फ अपीयरेंस तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके स्टैट्स और एबिलिटीज भी ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं और अटैक करने से पहले वुल्फ अपना बॉडी नीचे झुकाकर कस लेता है और प्रेशर रेडिएट करने लगता है। फिर स्प्रिंग की तरह खुद को लॉन्च करते हुए रयू पर टूट पड़ता है और अपने दांतों से उसे ब्रूटल तरीके से नोच लेता है। ये एक्सपीरियंस शॉकिंग होता है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपने हाथ का एक हिस्सा बॉडी से अलग होता देखकर रयू के अंदर डिसबिलीफ की लहर दौड़ जाती है और भले ही उसने डायरेक्ट हिट अवॉइड कर लिया हो, फिर भी स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है कि एचपी का लॉस अनबिलीवेबल हो जाता है। बिना एक पल गंवाए रयू पूरी स्पीड से पीछे हटता है और अपनी सारी एनर्जी हीलिंग में झोंक देता है। उसकी माना डेंजरसली लो हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस बनाना उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है। दुर्भाग्य से मॉन्स्टर उसे आसानी से एस्केप नहीं करने देता और अचानक वुल्फ पीछा करना बंद कर देता है, जिससे रायू को लगता है कि अब फिर से मैजिक बराज आने वाला है और वो सोचता है कि इसे डॉज कर लेगा, लेकिन तभी वो वुल्फ के मुंह के अंदर एनर्जी गैदर होती देख लेता है। डेंजर समझते ही एक मैसिव बीम फूट पड़ती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ओब्लिटरेट कर देती है और पीछे सिर्फ थिक स्मोक और